जैसा कि आपको पता है प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी-पीजीटी, बिहार टीजीटी-पीजीटी, झारखंड टीजीटी-पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलती है, जहां पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं और सभी बैचेज में आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट दिए जा रहे हैं एक रणनीति के मुताबिक कि आप कम समय में बेहतर ढंग से इकोनॉमिक्स को सीख पाएं, समझ पाएं और सफलता सुनिश्चित कर पाएं। तो दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे उत्तर प्रदेश टीजीटी-पीजीटी के लिए अलग बैच है, बिहार टीजीटी-पीजीटी के लिए अलग बैच है, यूजीसी नेट, झारखंड टीजीटी-पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट के लिए अलग अलग बैच उपलब्ध है। उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए और एलटी के लिए अलग अलग बैच उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर और साथ ही साथ अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर का अलग अलग बैच आपको देखने को मिल जाएगा। और सभी बैचेज में आपको एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, आपको आपके सिलेबस के अनुसार ही, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तब तक सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ कंप्लीट इकोनॉमिक्स के यहाँ पे नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़िए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, आप टेस्ट दीजिए, कम से कम देखिए तो कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। जब आप टेस्ट दे रहे हैं तो कितने प्रतिशत प्रश्न आप सही कर रहे हैं और जो गलती हो रही है वो क्यों गलत हो रहा है और कहाँ से गलत हो रहा है। जहाँ से भी गलती हो रही है उसको सुधारिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए। तो जो पहले टेस्ट में आपने गलती की थी वो दोबारा टेस्ट में नहीं होनी चाहिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर होगी। और बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि सर पेपर तो आसान था बट पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन गलत हो गए। तो बस इसीलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि आप अपने आप को उस जोन में डालते ही नहीं है जिस जोन में आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर भी मिलते हैं। शिक्षक भर्ती के अंतर्गत डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस से देखने को मिल जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपको करवाई जा रही है। मतलब सब कुछ आपको एक रणनीति के तहत दिया जा रहा है। बस आप इन सभी कंटेंट को एप्लीकेशन पे जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ठीक तरीके से फॉलो करते रहिए। यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। भाई क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, इतने सारे माध्यम से हम लोग इकोनॉमिक्स को पढ़े, क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, सब कुछ आपका यहीं से कवर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम की होने वाली है। इट मीन्स केवल एक टाइम आपको फीस पेमेंट करना है। अगर जो आप एक बार एडमिशन ले लेते हैं तो वर्तमान परीक्षा के लिए तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ इन फ्यूचर में जब कोई नई वैकेंसी आएगी और उसके लिए जब भी कोई नया बैच प्रारंभ होगा आपको ऑटोमेटिक नए बैच में ऐड कर दिया जाएगा। एडमिशन फीस की बात करें तो एडमिशन की जो फीस है वो केवल और केवल 2000 रुपये है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। तो सिंपली एडमिशन लेने के लिए आपको अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट करनी होगी। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप चाहें तो अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे तो आपको बैच में ऐड करके और सारी चीजें बता दी जाएंगी कि कैसे कैसे आपको कंटेंट वहां पे देखना है। या आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। लेकिन कोर्स को परचेज करने के बाद मुझे इस नंबर पे कॉल जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि स्टोर पे जो कोर्स दिखाई दे रहा है वहाँ तो ठीक है आपको कंटेंट मिलते हैं, लेकिन एक बैच में आपको ऐड किया जाता है। उस बैच में एक क्रम से ये सारे कंटेंट मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ वहाँ पे आपको अवेलेबल होते हैं। तो या किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, पहले प्रश्न की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में सेट के लिए और यूजीसी नेट के लिए जो लोग भी दिसंबर के लिए जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, दिसंबर में जो सेट की परीक्षा होने वाली है और यूजीसी नेट की परीक्षा होने वाली है, उसके लिए जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं यथाशीघ्र एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि अब वहाँ पे आपका कोर्स प्रारंभ हो गया है। और बिहार में बीपीएससी 4.0 के लिए, साथ साथ उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी के लिए, मतलब सारे बैच आपको नए देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न से। और ये प्रश्न बार बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं कि भारत में पंचायती राज प्रणाली निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर प्रारंभ किया गया था। क्या उत्तर आ रहा है भाई? पंचायती राज प्रणाली किसकी सिफारिश के आधार पे प्रारंभ किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, ठीक है,
तो देखिए दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पे ही भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत होती है 1956 में। और ये शुरुआत कहाँ पे होती है? ये राजस्थान के नागौर जिले में होती है। कहाँ पे होती है? राजस्थान 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 के कौन सा जिला? राजस्थान में कौन सा जिला था? तो राजस्थान में जो जिला था उसका नाम था नागौर। ठीक है, तो इस बात को आराम से याद रखिएगा कि भारत में पंचायती राज प्रणाली निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पे आरंभ किया गया? तो भारत में पंचायती राज प्रणाली की अवधारणा बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था, और इसके अंतर्गत इन्होंने ये बताया था कि पंचायती राज प्रणाली को किस तरीके से और बेहतर किया जा सकता है जिससे समाज का कल्याण अधिकतम हो। तो भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत बलवंत राय मेहता कमेटी के अनुशंसा के आधार पे होती है, और भारत में पंचायती राज प्रणाली की जो शुरुआत होती है वो सर्वप्रथम 1956 में राजस्थान के नागौर जिले में होती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, हिंदी माध्यम में ही सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। हमारे यहाँ सारी चीज़ें जितनी भी क्लासेस होती हैं, चाहे यूट्यूब की बात करें चाहे एप्लीकेशन की बात करें, तो सारी क्लासेस बिल्कुल आपको हिंदी माध्यम में ही मिलती हैं। और जहाँ पे इंग्लिश टर्म की ज़रूरत होती है वहाँ पे मैं इंग्लिश टर्म भी आपको बताता हूँ। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि भारत में कृषि साख से संबंधित कौन से स्रोत हैं? तो देखिए दोस्तों, ईजी सी बात है कि कृषि साख से संबंधित दो स्रोत भारत में देखने को मिलते हैं। ठीक है, साख से संबंधित भारत में कृषि साख से संबंधित दो स्रोत देखने को मिलते हैं। एक तरफ कौन है? एक बार देख लीजिए, पूरी जिंदगी भर याद रहेगा, कभी आप भूलेंगे नहीं। एक है दोस्तों परंपरागत साख के स्रोत, परंपरागत परंपरागत साख के स्रोत। और दूसरा क्या है? दूसरा है गैर परंपरागत साख के स्रोत, गैर परंपरागत साख के स्रोत। तो परंपरागत साख का स्रोत का मतलब ये है दोस्तों कि जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी उससे पहले भारत देश में कुछ इस प्रकार की तो बैंकिंग प्रणाली थी नहीं कि हमारे किसान या हमारे मजदूर या जिन लोगों के पास पैसा नहीं है उनको ऋण की जरूरत हो तो वो बैंक के पास चले जाए। ये बैंक की अवधारणा तो आज़ादी के बाद आया है ना। तो आज़ादी से पहले क्या होता था कि लोग क्या करते थे? महाजन के पास जाते थे, साहूकार के पास जाते थे, अपने पड़ोसी के पास जाते थे और कहते थे कि हमारे बेटे की शादी है या हमारे बेटी की शादी है या हमें फसल बोना है या हमें ये वस्तु खरीदनी है, तो आप हमें ऋण दे दीजिए ताकि हम ये काम कर पाए। तो परंपरागत साख के स्रोत के अंतर्गत कौन आते हैं? महाजन आता है, साहूकार आते हैं, आपके पड़ोसी आते हैं, आपके रिश्तेदार आते हैं। लेकिन अब बात आ जाती है दोस्तों गैर परंपरागत साख के स्रोत। तो ये बात आप सभी लोग को पता ही होगा कि 1969 में क्या कर दिया गया? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और इन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसीलिए किया गया कि किसानों ने ये सरकार ने ये देखा कि ये जो हमारे किसान हैं या जो गरीब वर्ग है इनका शोषण महाजनों और साहूकारों के द्वारा हो रहा है, और इन पे ब्याज लगा करके साहूकार और महाजन और रिश्तेदार इनका बहुत शोषण कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर जो कृषि का विकास करना है तो हमें बैंकों से कृषकों को ऋण दिलवाना जरूरी होगा। और यही कारण होता है कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाता है। और जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाता है तो बैंक प्रतिबद्ध हो जाते हैं कि वो अपनी कुल जो ऋण जो अपना वो कुल ऋण दे रहे हैं उसका 40% वो किसको देंगे? किसानों को देंगे। तो परंपरागत साख का स्रोत मतलब क्या? जो परंपरागत रूप से चली आ रही है, जो बहुत सालों से चली आ रही है, जिसमें साहूकार, महाजन, ठीक है, उसके बाद आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी हो जाएंगे। और गैर परंपरागत साख का स्रोत है मतलब बैंक। तो क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि देखिए सर, सहकारी बैंक जो है ये क्या है, ये क्या पूछ रहा है? भारत में कृषि साख के निम्न स्रोत हैं, और ये संस्थागत स्रोतों की बात कर रहा है, अर्थात जो सरकार ने जिन स्रोतों का उद्भव सरकार के कारण हुआ है। तो सहकारी बैंक बिल्कुल ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये भी सही है, और वाणिज्यिक बैंक। गांव का जो महाजन होता है ये परंपरागत साख के स्रोत आता है, साख के स्रोत के अंतर्गत आता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। एक प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया था, ध्यान से सुनिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का शायद कोई पेपर था, उसमें यह पूछा गया था
कि ऋण प्राप्त करना सुविधाजनक होता है। किससे सुविधाजनक होगा? ऋण प्राप्त करना किससे सुविधाजनक होगा? साख के परंपरागत स्रोत से या गैर परंपरागत स्रोत से? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि ऋण प्राप्त करना आसान किससे होगा। अगर जो आपको ऋण चाहिए तो आप आसानी से ऋण क्या परंपरागत साख के स्रोत के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं या गैर परंपरागत साख के स्रोत के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? कमेंट करके सभी लोग बताइएगा। अगला, कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर आवंटित व्यय का अनुपात सर्वाधिक था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अक्सर दोस्तों ऐसे प्रश्न आपके पेपर में दिए जाते हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? हाँ, तो याद रखिएगा कि ऋण आसानी से प्राप्त करने का जो स्रोत है वो परंपरागत साख का स्रोत है। जैसे मान लीजिए आप गांव में रहते हैं, तो आपके गांव में ही आपके बगल में ही महाजन रहता है, आपके बगल में ही साहूकार होता है, आपके बगल में ही पड़ोसी होता है, तो आप उससे जा करके और तुरंत पैसा ला सकते हैं। आधे घंटे के अंदर अंदर आप ऋण प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब आप बैंक से ऋण लेते हैं ना, तो आपको बहुत सारे प्रोसीजर के साथ गुजरना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आसानी से ऋण परंपरागत साख के स्रोत के द्वारा ही लिया जा सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला, कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि पर आवंटित व्यय का अनुपात सर्वाधिक था? ऑप्शन नंबर बी, ए। इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं। और कोई? अरे भैया, प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो लोग बात कर रहे हैं ना, ये पंचवर्षीय योजना पढ़ लीजिए। ये इकोनॉमिक्स का इतिहास है, ठीक है, इसको जानना जरूरी है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था उसमें कृषि में जो आवंटन की राशि थी वो 2.71% थी। लेकिन जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था ना, इसमें हमने कृषि पर आवंटित राशि को बढ़ाया और बढ़ा करके इसको कितना किया था? बढ़ा करके इसको 3.15% किया था। 3.15% किया था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोलेंगे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना बोलेंगे, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अब आपको यहाँ पे याद आ जाना चाहिए कि सर जी, प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरेड डोमर मॉडल पे आधारित था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी मालनोबिस पे मॉडल पे आधारित था, तृतीय पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित था? कमेंट करके बताइए। मैं कल भी पूछा था, आज भी पूछ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग को नहीं पता होता है। कमेंट करके बताइए कि तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था। फिर उसके बाद आपको योजना अवकाश याद आ जाना चाहिए कि सर जी 1966 से लेकर के 1969 तक योजना अवकाश आया, क्योंकि हमने पाकिस्तान और चीन से दो बड़े बड़े युद्ध लड़े थे। उसके बाद आपको पांचवी पंचवर्षीय योजना याद आ जानी चाहिए, जिसमें इंदिरा जी ने कहा था कि गरीबी हटा दो, ठीक है। और उसके बाद 20 सूत्रीय कार्यक्रम का आरंभ भी पांचवी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। आठवीं पंचवर्षीय योजना मैक्स मुलर मॉडल पे आधारित था, ये याद होना चाहिए। फिर 11वीं समावेशी विकास और 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली थी। इसका क्या था? इसका थीम क्या था या इसका उद्देश्य क्या था? उच्चतर समावेशी विकास। तो हाँ, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, लेकिन फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोगों से निवेदन है। अब देखिए, ये कितना खूबसूरत सा प्रश्न है। अगर जो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को आप पढ़े हैं ना, तो ये क्रम आपको भूल ही नहीं सकता है। अगर जो अच्छे से इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को आप पढ़ रहे हैं, एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ रहे हैं, तब, है ना। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इधर का उधर पढ़ लिए, उधर का इधर पढ़ लिए। और एक बात मैं और आप लोगों को यही बता दूं दोस्तों, कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है ना, जैसे आप लोगों में से कई लोगों से बात होती है, तो लोग कहते हैं सर पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता है। तो देखिए, जब तक आपके पास अच्छे कंटेंट नहीं होंगे, जब तक आप ये बात समझ नहीं पाएंगे कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीजें क्या है, तब तक पढ़ाई में क्या मन लगेगा, है ना। तो पढ़ाई में मन लगाने के लिए आपको कम से कम रूपरेखा पता होनी चाहिए कि इकोनॉमिक्स की रूपरेखा क्या है, आपको कौन कौन से यूनिट पढ़ने हैं, किस किस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उन कौन कौन से टॉपिक में कहाँ पे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। बहुत स्मार्ट तरीके से सिलेबस को कवर करेंगे, तभी सिलेबस कवर हो पाएगा। और अदरवाइज अगर जो आप बस को लग रहा है कि बस पढ़ते चले जाएंगे, तो देखिए इस तरीके से कुछ छूटेगा, कुछ बचेगा, तो 100% एक्यूरेसी के साथ आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जो लोग भी एप्लीकेशन पे एडमिशन लिए हैं या लेने वाले हैं, मैं आपको निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि बस जितना कंटेंट मैं आपको एप्लीकेशन पे दे रहा हूँ और यूट्यूब पे दे रहा हूँ, एक एक लाइन इसको फॉलो करिए, निश्चित तौर पे आप एग्जाम दे करके आइएगा।
फिर बताइएगा। मैक्सिमम चीज़ें आपको यहीं से मिल जाएंगी, क्योंकि हम लोग कहीं भी कुछ छोड़ ही नहीं रहे, सब कुछ हम लोग कवर कर रहे हैं, एक तरीके से नहीं बहुत सारी तरीके से इकोनॉमिक्स को कवर कर रहे हैं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है? तो ये तो सबको पता होगा कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में होती है। उसके बाद दोस्तों काम के बदले अनाज कार्यक्रम की हम बात करें तो इसकी शुरुआत जो वित्तीय वर्ष कौन सा होता है? ये वित्तीय वर्ष पूछता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम, तो 1977-78 वाला जो वित्तीय वर्ष था उसी में काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। ट्राइसेम की अगर जो बात करें तो इसकी शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत ट्राइसेम की बात करें तो इसकी शुरुआत 1979 में हुई, और IRDP की बात करें तो IRDP की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1980 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो क्या उत्तर आ रहा है? 2, अर्थात ये पहले नंबर पे होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? दूसरे नंबर पे होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? ये तीसरे नंबर पे होना चाहिए, और ये कहाँ पे होना चाहिए? ये चौथे नंबर पे होना चाहिए। अब बताइए 2, 1, 3, 4 कहाँ पे दिया गया? 2, 1, 3, 4 यहाँ पे दिया तो गया है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत में मुद्रा पूर्ति के विभिन्न प्रमापों में निम्न अवयव प्रस्तुत किए जाते हैं। अब मुद्रा पूर्ति के विभिन्न अवयव की बात कर रहा है, और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा ना तो ऐसे प्रश्नों को जब भी आप पढ़िएगा दोस्तों, जब भी पढ़िएगा ये नीचे वाला जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं। तो मुद्रा स्टॉक के प्रमाण में ये M3 की बात कर रहा है, अर्थात ये विस्तृत मुद्रा की बात कर रहा है। और विस्तृत मुद्रा में किन किन को शामिल किया जाता है, अर्थात M3 इज इक्वल टू क्या होता है? अगर जो आपको ये पता है तो आप निश्चित तौर पे इस प्रश्न को कर पाएंगे, नहीं पता है तो फिर डूबते रह जाएंगे, दो घंटे भी आपको दे दिए जाएंगे तो आप शायद ना कर पाए। तो ऐसी स्थिति में क्या उत्तर आ रहा है? ये बोल रहे हैं और कोई? तो देखिए दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि सर जी M0 का संबंध, अब आपको क्या क्या रिवाइज होना चाहिए? आपको रिवाइज होना चाहिए कि सर जी M0 का संबंध रेड्डी समिति से है, M0 का संबंध सर रेड्डी समिति से है। उसके बाद ये M1, M2, M2, M3 और M4 की अवधारणा किस समिति से संबंधित है? तो आपको याद आना चाहिए सर जी चक्रवर्ती समिति से याद आना चाहिए। अगर जो आपसे कोई ये पूछे कि ये एक लाइन में बताइए कि M1, M2, M3, M4 क्या होता है, तो आसान भाषा में आपको समझने के लिए मैं बता दूं कि जिस तरीके से, जैसे जब आपके पास अरबों खरबों रुपया हो जाएगा ना, तो पैसे को अलग अलग भागों में बांट करके उसे आप एक कोड के रूप में डालेंगे कि हमने इतना पैसा यहाँ डाला है, इतना पैसा यहाँ डाला है, ये हमारा पैसा यहाँ पे है। तो उसी तरीके से आरबीआई ने भी क्या किया है कि M1, M2, M3, M4 को कोडित किया है, अर्थात अर्थव्यवस्था में आरबीआई ने जो मुद्रा की मात्रा डाला है उस मुद्रा को उन्होंने M1, M2, M3, M4 के रूप में कोडित किया है। M1 को क्या कहा जाता है? M1 को कहा जाता है संकीर्ण मुद्रा या नैरो मनी। M3 को क्या कहा जाता है? विस्तृत मुद्रा कहा जाता है। फिर आपको इसमें याद आना चाहिए कि सर जी सबसे ज्यादा तरल पूछा जाता है, कि एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें से सबसे ज्यादा तरल कौन है, तो सबसे ज्यादा तरल M1 होता है। क्यों M1 होता है? क्योंकि M1 में नोट और सिक्के शामिल होते हैं, और नोट और सिक्के को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है। और M4 में क्या आता है? M4 में अचल संपत्ति आता है, सबसे कम तरल जो होता है वो M4 होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, M1 सबसे ज्यादा तरल, उससे कम तरल M2 होता है, उससे कम तरल M3 होता है, और सबसे कम तरल M4 होता है। तो क्या उत्तर आ रहा है बताइए मुझे? तो C प्लस DD प्लस TD प्लस OD की बात हो रही है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो क्या उत्तर आ रहा है? जितने लोग भी ये बोल रहे हैं कि सर जनता के पास करेंसी से M1 में भी शामिल करते हैं, बिल्कुल सही है। जनता के पास मांग जमा, इसे M1 में भी शामिल करते हैं। बैंकों के पास सावधि जमा, बिल्कुल ठीक है, M3 में शामिल करते हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अब इसके लिए आपको गहनता पूर्वक इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, है ना, बस हवा में नहीं हो जाएगा चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सूची 1 और सूची 2 से संबंधित दिया गया है प्रश्न। एक प्रश्न यहाँ से भी आपके पेपर में जरूर पूछने को मिल सकता है, एक प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है यहाँ पे। तो अब देखिए ऐसे प्रश्नों के संदर्भ में
अब राजमन्नार कमेटी हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, तो ठीक है, राजमन्नार कमेटी छोड़ दीजिए। आपको चक्रवर्ती कमेटी पता होगा ना, अभी तो मैंने बताया कि चक्रवर्ती कमेटी ने क्या दिया था कि M1, M2, M3 और M4 की अवधारणा दिया था, अर्थात ये किससे संबंधित हो जाएगा, मुद्रा पूर्ति से संबंधित हो जाएगा या मुद्रा प्रणाली से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद आपको वांचू कमेटी याद होना चाहिए। ये तो आपको पता ही होगा कि वांचू कमेटी गठित किया गया था 1971 में। ये किसके संदर्भ में गठित किया गया था, प्रत्यक्ष कर के संदर्भ में। अब कुछ स्टूडेंट ये भी नहीं समझ पाते हैं कि सर ये क्या होता है कमेटियां, तो अरे भाई देखिए, सीधी सीधी बात है। जैसे आप नाबार्ड को पढ़ते हैं कि शिवरामन कमेटी बनाई गई, जैसे आप बैंकिंग को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारी कमेटियां बनाई जाती हैं, उसी तरीके से वांचू कमेटी बनाई गई और वांचू कमेटी से ये कहा गया कि आप हमें ये बताइए कि क्या हम लोग करें कि प्रत्यक्ष कर को ठीक तरीके से अर्थव्यवस्था में लागू किया जा सके और इससे लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन भी न पड़े और सरकार के राजस्व आय में वृद्धि हो। तो अब वांचू समिति ने क्या किया होगा, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की होगी सरकार को, और अब सरकार इनकी रिपोर्ट को कितना मानती है नहीं मानती है वो सरकार के हाथ में है, लेकिन इसका गठन सरकार करती है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं जो लोग हो सकता है कि न्यायाधीश हो, मतलब न्याय प्रणाली में पूरी जिंदगी लगा दिए हों, या कुछ ऐसे अर्थशास्त्री हों जो पूरी जिंदगी अपनी अर्थशास्त्र में बिता दिए हों, मतलब समाज कल्याण में वृद्धि करने से संबंधित जो भी अर्थशास्त्री हैं उनको क्या कर दिया जाता है, आप अध्यक्ष बन जाइए और बताइए हम लोग क्या करें। ठीक है, उसके बाद दत्त कमेटी की अगर जो हम लोग बात करते हैं तो दत्त कमेटी का संबंध किससे है दोस्तों, औद्योगिक लाइसेंस से संबंधित है। दत्त कमेटी का संबंध किससे है, औद्योगिक लाइसेंस। और राजमन्नार कमेटी जो है दोस्तों, ये केंद्र एवं राज्य के संदर्भ में, वित्तीय संदर्भ में बनाई गई थी कि किस तरीके से राज्य और केंद्र आपस में वित्तीय संबंधों को स्थापित करे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर 3, 4, 2 और 1 कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक तो कर दीजिए और शेयर तो कर दीजिए। देखिए आज का सेशन कितना महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पे आप कोई भी इकोनॉमिक्स का पेपर उठा लीजिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इसको नहीं पढ़ते, नहीं वो पढ़ते ही नहीं, उनको लगता है कि यार इकोनॉमिक्स में ये भी होता है क्या, उनको पता ही नहीं होता है। तो थोड़ा आराम से करिए, धैर्य से। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या उत्तर आ रहा है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास में जुड़े हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। एक बार सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए पहले वीडियो को, ठीक है। तो चलिए, राघवन समिति की बात करें या आबिद हुसैन समिति की बात करें या तारापोर समिति की बात करें या नरसिम्हन समिति की बात करें, तो आप बताइए इसमें सबसे ज्यादा अच्छे से आपको कौन सा आता होगा। तो मुझे पता है कि जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है ना, उसका फेवरेट होंगे नरसिम्हन कमेटी, क्योंकि वो बहुत अच्छे जानता है कि नरसिम्हन कमेटी जो बनाई गई थी वो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए बनाई गई थी। उसके बाद आपको तारापोर समिति बहुत अच्छे से पता होगा कि तारापोर समिति जो बनाई गई थी ये पूंजी खाते में परिवर्तनीयता के संदर्भ में बनाई गई थी। आबिद हुसैन कमेटी जो है ये तो अलग दिखते ही हैं। आबिद हुसैन कमेटी अगर जो एक बार भी जीवन में पढ़ लेंगे ना तो ये फिर कभी भूलेगा नहीं, ये अलग दिखते हैं। आबिद हुसैन कमेटी लघु उद्योगों के विकास से संबंधित बनाया गया था और राघवन समिति प्रतियोगिता नीति से संबंधित है, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर 3, 1, 2, 4 बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। और अगर जो आपको ये प्रश्न, अगर जो 1-2 प्रश्न आपको नहीं आते हैं तो डिमोटिवेट और परेशान होने की जरूरत नहीं आ रहा है तो पढ़ेंगे तो आ जाएंगे। और बार बार मैं कहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा तेज और कोई बहुत ज़्यादा मंद बुद्धि का नहीं होता है। जो तेज दिखता है ना वो बहुत काम करता है अपने ऊपर, वो बहुत मेहनत करता है अपने ऊपर। तो जो तेज है वो भी क्या, जिसको कहा जाता है ना, अरे यार ये पढ़ने में बड़ा तेज है, तो जो पढ़ने में तेज होता है ना वो बहुत पढ़ता है, वो अपने ऊपर ध्यान देता है, अननेसेसरी की चीज़ों में कम रहता है। और जिसको कहा जाता है ना ये भोदू है, इसको कुछ नहीं आता है, वो क्या करता है, वो नहीं पढ़ता है। उसको ये लगता है कि एक दिन, किसी दिन महीने में एक दिन उठा जाएगा, पूरी रात भर पढ़ के सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा होता नहीं, लर्निंग प्रोसेस स्लो होती है, धीरे 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 आगे बढ़ना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। चलिए क्या उत्तर होगा कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में जिस क्षेत्र की सबसे ऊंची प्राथमिकता दी गई थी वह कौन था। क्या उत्तर आ रहा है, क्या उत्तर आ रहा है, डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं,
डी बोल रहे हैं सभी लोग, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार की ये प्राथमिकता थी कि हमको क्या करना है, कि हमें ऊर्जा पे क्या काम करना है, हमें ऊर्जा का विकास करना है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में जिस क्षेत्र की सबसे ऊंची प्राथमिकता दी गई वो कौन था, ऊर्जा। अब एक बार आप रिकॉल कर लीजिएगा, अभी जब पंचवर्षीय योजना का प्रश्न आया था तो मैंने बताया था पहली से लेकर के पहली से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो अमूमन घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं वो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि पहली पंचवर्षीय योजना हैरेड डोमर मॉडल पर आधारित थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी मालोनोविस मॉडल पर आधारित थी, तृतीय किसी ने बताया नहीं, फिर कमेंट करके बताइए। उसके बाद योजना अवकाश आ जाता है 1966 से लेकर के 69 तक आ जाता है। उसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ और 20 सूत्रीय कार्यक्रम दे दिया जाता है इंदिरा गांधी जी के द्वारा। उसके बाद आपका क्या होता है, उसके बाद आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना मैक्स मुलर मॉडल, 11वीं पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास और फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना उच्चतर समावेशी विकास। फिर एक योजना अवकाश आपको और याद होना चाहिए, कौन सा, 1990 से लेकर के 1992 तक 2 वर्ष की वार्षिक योजनाएं चलाई गई। सबको ये तो याद रहता है कि सर जी 1966 से लेके 1959 तक 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को ये वाली बात नहीं समझ में आती है। तो याद रखिएगा कि जो 8वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी ना वो 1992 से लेकर के 1997 तक चलाई गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार अलग अलग परीक्षाओं में देता है। तो 2 वार्षिक योजनाएं यहाँ पे चलाई गई थी और 3 वार्षिक योजनाएं यहाँ पे चलाई गई थी, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो भारतीय कृषि विकास योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रारंभ की गई, तो डी बोल रहे हैं। और कोई, भारतीय कृषि विकास योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रारंभ की गई, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की जो शुरुआत होती है ना दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की जो शुरुआत होती है ये 16 अगस्त 2007 को ये प्रारंभ होती है। और इस योजना को चलाने में सबसे ज़्यादा जो योगदान है या इसका जो देख रेख करता है वो राज्य सरकार केंद्र सरकार करता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय विकास योजना भारतीय कृषि विकास योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा आरंभ की गई। तो ये जो भारतीय कृषि विकास योजना बोल रहा है ना, इसकी बात मतलब किसकी बात कर रहा है, ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की बात कर रहा है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, ये हुई थी 16 अगस्त 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी। और 100% जो पैसे का आवंटन होता है इसके अंतर्गत 100% पैसे का आवंटन केंद्र सरकार के द्वारा ही किया जाता है ना। और उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, अब बताइए 2007 में कौन सी, अभी तो मैंने बताया, अभी कुछ देर पहले बताया, तो 2007 में आ जाती है दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना। और 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था 11वीं पंचवर्षीय योजना का, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला कि अर्थशास्त्र में सीमांत भूमि से तात्पर्य है। अब पूरा रिकार्डो की थियरी आपको याद आ जाएगी, पूरा डेविड रिकार्डो के लगान की थियरी आपको याद आ जानी चाहिए सर, तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट माने जाएंगे, है ना। अब आपको याद आ जाना चाहिए कि डेविड रिकार्डो साहब ने कहा कि भूमि पे लगान भूस्वामी को भूमि के मौलिक और अविनाशी शक्तियों के कारण ही प्राप्त होता है। तो लगान किसके कारण प्राप्त होता है, भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के कारण भूस्वामी को लगान प्राप्त होता है। और भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है, जो भूमि जितना उर्वरक होगा उतना लगान देगा। उसके बाद उन्होंने भूमि को 2 भागों में बांटा। एक पहली भाग में उन्होंने कहा कि ऐसी भूमि जो सीमांत भूमि कहलाएगी, सीमांत भूमि। तो सीमांत भूमि से आशय ऐसी भूमि है, सीमांत भूमि से आशय ऐसी भूमि है जो उपजाऊ है, ठीक है, जो क्या है, उपजाऊ है। और उपजाऊ भूमि क्या करती है, उपजाऊ भूमि लगान देती है।
वहीं दूसरी तरफ भूमि को दूसरी कैटेगरी में इन्होंने डाला, एक सेकेंड, ये सीमांत भूमि जो उपजाऊ नहीं होती है, अर्थात ये लगान नहीं देती है। उपजाऊ ये क्या होती है, नहीं होती है। सीमांत भूमि क्या होती है, उपजाऊ नहीं होती है और ये लगान नहीं देती है। और दूसरी प्रकार की भूमि की ये बात करते हैं, अधिसीमांत भूमि। अधिसीमांत भूमि, अधिसीमांत भूमि ऐसी भूमि होती है जो उपजाऊ होती है। अधिसीमांत भूमि क्या होता है, ऐसी भूमि होता है जो उपजाऊ होता है, अर्थात जो लगान देता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कंफ्यूज ना होइएगा, बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूज होते हैं कि सर सीमांत भूमि और अधिसीमांत भूमि में बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो देखिए, अधि का मतलब क्या हो गया, अधिक, ठीक है, अधि का मतलब क्या हो गया, अधिक। तो अधिसीमांत भूमि का मतलब यह है कि जो लगान देता है, अर्थात ऐसी भूमि जो उपजाऊ है। उसके बाद एक बात आपको और याद आ जानी चाहिए कि भूमि की पूर्ति कैसी होगी। तो भूमि की पूर्तियां बेलोचदार होगी। भूमि की पूर्ति क्या होगी, बेलोचदार होगी। बेलोचदार होगी, अर्थात भूमि की पूर्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता। क्या आप धरती के आकार को बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते। तो डेविड रिकार्डो की बात ठीक तो है। फिर डेविड रिकार्डो ने ये कहा कि देखिए भैया, जब जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में जनसंख्या बढ़ेगी, लोग क्या करेंगे कि देखिए, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि डेविड रिकार्डो ने कहा कि भूमि जो है उत्पादन का एकमात्र साधन है। मतलब भूमि जो है ना, वो केवल और केवल उत्पादन करने के लिए है। लेकिन जब जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होगी और जब जनसंख्या बढ़ेगी ना, तो लोग जहाँ पे उत्पादन कर रहे हैं वहाँ पे घर बनाने लगेंगे। और ऐसी स्थिति में एक समय ऐसा आएगा कि उत्पादन योग्य भूमि बचेगा ही नहीं, और जब उत्पादन योग्य भूमि बचेगा ही नहीं तो अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी। ये डेविड रिकार्डो साहब ने कहा था। क्यों? क्योंकि भूमि की पूर्तियां बेलोचदार है। तो रिकार्डो से भी घुमा फिरा के एक प्रश्न यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं कि सर जी सीमांत भूमि से तात्पर्य ऐसी भूमि है जिस भूमि पे लगान शून्य हो, अर्थात यही तो बताया मैंने। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि उपभोक्ता की बचत की माप में मांग वक्र के नीचे का क्षेत्र माप करता है। अब एक बात तो आपको बहुत अच्छे से पता होगी कि सर जी ये तो बात आपने कई बार बताया है कि उपभोक्ता की बचत की अवधारणा सर्वप्रथम ड्यूपिट ने दिया था, ड्यूपिट के द्वारा दिया गया था, ठीक है। उपभोक्ता के बचत की अवधारणा को विकसित किसने किया? तो सर आपने ये भी बताया है कि उपभोक्ता की बचत को विकसित करने का कार्य मार्शल के द्वारा किया गया है ना। और उपभोक्ता का बचत होता क्या है? तो उपभोक्ता का बचत क्या होता है? उपभोक्ता का बचत क्या होता है सर? तो उपभोक्ता का बचत का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु को परचेज करने के लिए वास्तविक रूप से जो मूल्य आप देते हैं और जो मूल्य आप देने को तैयार होते हैं, उसी के बीच का अंतर ही उपभोक्ता का बचत कहलाता है। जैसे आप मान लीजिए कि एक एसी खरीदने गए मार्केट में, और आप गए तो आपको लगा कि वोल्टास की एसी हमको चाहिए या एलजी की एसी हमें चाहिए, तो आप अपने घर से 1.5 टन या 2 टन की एसी खरीदने के लिए 50,000 रुपये लेकर के मार्केट में जाते हैं। अब आप जाते हैं तो एलजी के शोरूम में 50,000 रुपये देने को आप तैयार हैं कि हम 2 टन की एसी खरीद लेंगे 50,000 रुपये में, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि जब आप एलजी के शोरूम में जाते हैं तो एलजी वाला बताता है कि भैया हमारे यहाँ ऑफर चल रहा है और जो आप 50,000 रुपये में खरीदने आए थे ना, वो आपको 48,000 रुपये में ही मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 2,000 रुपये उपभोक्ता की बचत हो गई कि एक उपभोक्ता 50,000 रुपये देने को तैयार था, लेकिन वास्तविक रूप से कितना दे रहा है? 48,000 ही दे रहा है। तो इस वजह से उपभोक्ता की बचत कितने की हो जाएगी? 2,000 रुपये की हो जाएगी। तो चलिए अब इस प्रश्न का उत्तर आप करिए। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं कि वस्तु के लिए भुगतान की तत्परता, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि उपभोक्ता की बचत के माप में मांग वक्र के नीचे का क्षेत्र माप करता है। तो उपभोक्ता के भुगतान की तत्परता की उपभोक्ता कितना भुगतान करना चाहता है। तो जितने लोग भी यहाँ पे सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना होगा, थोड़ा आराम से और धैर्य से करिएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, लाइक शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं सर? नेहा जी, पूनम गुप्ता जी, मीनू यादव जी, पूजा मिश्रा जी, अरविंद कुमार जी, अंकित खन्ना जी, सदानंद मिश्रा जी, अभी चौधरी जी, सदानंद मिश्रा जी, फरीन फातिमा जी, रीना मिश्रा जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, राजन सिंह जी,
नरोत्तम जी, मीनू यादव जी, भगवंती जी, रितु जी, नेहा जी, सभी लोगों से निवेदन है यार, सबका नाम नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि बहुत तेजी से आपका उत्तर आ रहा है। सभी लोग वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्लास आपकी है तो कौन करेगा लाइक, कौन करेगा शेयर? मैं 2 घंटे आपकी क्लास ले रहा हूँ, तो आप एक लाइक नहीं करेंगे, एक शेयर नहीं करेंगे, ये ठीक थोड़ी है। सभी लोग से निवेदन है कि वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। पहले सभी लोग एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए भाई। हाँ, तो क्या उत्तर आ रहा है? अब ये बच्चों वाला प्रश्न है, बस एग्जाम में घबराना नहीं है, बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग। अब यहीं पे प्रश्न ये सॉल्व हो गया। अगर जो आप इकोनॉमिक्स पढ़े हैं तो प्रश्न यहीं पे आपका सॉल्व हो जाएगा, यहीं पे प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि जो प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग होते हैं, अर्थात ये तो प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग का मतलब क्या हो गया? तो प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग का मतलब ये हो गया कि बहुत सारे उद्योग हैं और सभी उद्योग क्या कर रहे हैं कि आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो यहाँ तो पूर्ण प्रतियोगिता की अवधारणा आ जाएगी ना, पूर्ण प्रतियोगिता की अवधारणा आ जाएगी। और पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या आपको देखने को मिलता है? अब ध्यान से समझिएगा कि प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग में उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से प्राप्त सीमांत आय उस उत्पादन की बाजार कीमत के बराबर होता है। अब यहाँ पे आपको बाजार कीमत भी दे दिया। अब अगर जो यहाँ नहीं समझ पाए तो इकोनॉमिक्स की गहराई को समझते हैं तो यहाँ पे समझ जाइएगा। उसके बाद इस स्थिति में साधन की एक अतिरिक्त इकाई के रोजगार से प्राप्ति अतिरिक्त आय उल्लेखित होती है उस साधन के। अब देखिए ये प्रश्न बस आपको घुमा करके कंफ्यूज करना चाहता है कि आप इकोनॉमिक्स जानते हैं थोड़ा बहुत कि नहीं जानते। और अगर जो आप थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स जानते हैं तो इसमें 2-3 जगह हिंट दिया है कि प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग या कि बाजार कीमत के अंतर्गत क्या देखने को मिलता है। तो देखिए आपने कई बार पढ़ा है, कई बार आपने देखा है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या होता है कि अब पूर्ण प्रतियोगिता की प्रॉपर्टीज याद आनी चाहिए कि सर जी पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है, मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर उद्योग कीमतों का निर्धारण करता है और कोई एक फर्म उद्योग के द्वारा जो कीमत निर्धारित किया गया है उस पर जितनी चाहे प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकता है। अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक उद्योग क्या होता है, क्या होता है, कीमत को स्वीकार करने वाला होता है। और पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत चूंकि सबको पता होता है कि प्रचलित कीमत क्या है। जैसे आज आप अगर जो अपने घर पे एक लेबर बुलाना चाहेंगे, एक मिस्त्री बुलाना चाहेंगे, तो वो उसको भी पता है कि 500 रुपए से लेकर के 1000 रुपए प्रचलित कीमत है। अगर जो आप उसे कहेंगे चलो 50,000 रुपया 50 रुपए हम तुमको मजदूरी देंगे तो वो कभी नहीं आएगा। उससे कहेंगे 100 रुपये मजदूरी देंगे, वो कभी नहीं आएगा। इसका मतलब क्या होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो उत्पादन के साधन होते हैं ना, उनको उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर ही कीमत प्राप्त होती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि पूर्ति समर्थक वे अर्थशास्त्री थे, पूर्ति समर्थक वे अर्थशास्त्री थे जो समष्टि आर्थिक समस्याओं, मुद्रा प्रसार एवं बेरोजगारी का हल ढूंढते थे। एक बार नहीं अनेकों बार ये प्रश्न पूछा गया, एक बार नहीं अनेकों बार ये प्रश्न पूछा गया है अलग अलग परीक्षाओं में। चलिए ऑप्शन नंबर ठीक है। तो पूर्ति समर्थक वे अर्थशास्त्री हैं जो समष्टि आर्थिक समस्याओं, मुद्रा प्रसार एवं बेरोजगारी का हल किस तरीके से ढूंढते हैं। क्या कहते हैं कि किस तरीके से मुद्रा का प्रसार एवं बेरोजगारी की समस्या को हम दूर कर सकते हैं। तो बताइए भाई क्या बोल रहे हैं? ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, और कोई? ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, और कोई सर? ए और बी के अलावा कोई और है? ए और बी के अलावा कोई और है? नहीं है ना। तो देखिए दोस्तों आपको याद होगा पीगू साहब, आपको अगर जो याद होंगे तो पीगू साहब ने क्या कहा था। पीगू साहब ने ये कहा कि देखिए अर्थव्यवस्था में एक तो बेरोजगारी होती नहीं है, और अगर जो किसी कारणवश अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी हो जाती है तो बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए हमें मौद्रिक मजदूरी में कटौती करनी चाहिए। जब हम मौद्रिक मजदूरी में कटौती करेंगे तो और ज्यादा मजदूरों को, ठीक है, और ज्यादा मजदूरों को हम मजदूरी दे सकेंगे और ऐसी स्थिति में रोजगार का स्तर बढ़ सकेगा। लेकिन वही जब बाद में किल साहब आते हैं तो इन लोगों की आलोचना कर देते हैं, कहते हैं अरे भैया जो आप कह रहे थे वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि वास्तविक जगत में किसी भी अर्थव्यवस्था का जब हम अध्ययन करते हैं
तो हम तो ये देखते हैं ना कि वहाँ पे लाखों लोग ऐसे होते हैं जो लोग प्रचलित मजदूरी दर पे कार्य ही नहीं प्राप्त कर पाते हैं, कार्य करना चाहते हैं लेकिन नहीं मिल पाता है, या लाखों लोग ऐसे होते हैं जो बेरोजगार होते हैं। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। किन्स इसीलिए महत्वपूर्ण है, किन्स इसीलिए महत्वपूर्ण है। अगला, केन्सियन अर्थशास्त्र में मुद्रा पूर्ति की संचरण प्रक्रिया होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार नहीं अनेकों बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। और सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर दीजिए। ईच एंड एवरी डे आपकी क्लास होती है। चलिए बताइए सर क्या उत्तर आ रहा है, क्या उत्तर आ रहा है। तो बिल्कुल, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर, ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि मुद्रा की पूर्ति की संचरण प्रक्रिया। अब अगर जो आपने केन्स साहब को पढ़ा होगा तो केन्स साहब ने क्या कहा था ना कि देखिए जब ब्याज की दर कम होती है ना तो जो निवेशक होते हैं वो मुद्रा की मात्रा को अपने पास ही रखने का प्रयास करते हैं, ताकि भविष्य में चल करके जब ब्याज की दर बढ़ेगी तो मुद्रा को वो निकालेंगे, है ना। तो आप ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, जरूर पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कॉन्सेप्ट को पढ़िए भाई, कॉन्सेप्ट को पढ़िए। तो केन्सियन सिद्धांत में मुद्रा पूर्ति की संचरण प्रक्रिया होती है तो ब्याज के दर के द्वारा। और केन्स साहब ने क्या कहा था ना कि जब अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर कम होगी ना, ब्याज की दर अगर जो अर्थव्यवस्था में कम होगी ना तो जो बॉन्ड धारक होंगे या जिनके पास मुद्रा होगा वो मुद्रा को अपने पास रखना पसंद करेंगे। इसलिए रखेंगे कि वो आशा करेंगे कि भविष्य में चल करके जब ब्याज की दर बढ़ेगी तब हम अपनी मुद्रा को बाजार में उतारेंगे। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। देखिए कितना आसान सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नेट इन्वेस्टमेंट पूछ रहे हैं। थोड़ा आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिएगा। ये या तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में हजारों स्टूडेंटों से आगे लेकर के जाएगा या हजारों स्टूडेंटों से पीछे लेके जाएगा। अगर जो ऐसे प्रश्न आप ठीक कर लेते हैं तो बहुत आगे चले जाएंगे कंपटीशन में, नहीं ठीक कर पाते हैं तो बहुत पीछे भी चले जाएंगे। और दोस्तों आप लोगों की इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हो रही है। वहाँ पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चला जा रहा है और सभी बैचेज में एक रणनीति के तहत आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट दिए जा रहे हैं। मैं आपको जिम्मेदारी और विश्वास से कह सकता हूँ कि आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, क्योंकि इतने तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ाए जाते हैं। इसकी लाइव क्लास होती है, इनके इस लाइव क्लास में नहीं जुड़ेंगे तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा, आप अपने समय के अनुसार देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तब तक आपको खुद आप सिस्टमेटिक वे से चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। साथ ही साथ आपको वहाँ पे नोट्स भी दिया जा रहा है, एक तरफ कॉन्सेप्ट पढ़िए, दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करिए। टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, जो गलती हो रही है उसको सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, उसमें वो गलती नहीं होनी चाहिए जो पिछले टेस्ट में हुआ था। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली शिक्षक भर्ती में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं प्रीवियस ईयर से, और करंट की भी क्लासेस आपकी होती है, सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। प्रश्न कहाँ से आएगा, अगर जो आप ईमानदारी से एक एक कंटेंट एप्लीकेशन और एक एक क्वेश्चन यूट्यूब पे देखते रहेंगे ना तो आप निश्चिंत रहिए, बहुत ही कम मेहनत करके आप बहुत अच्छे तरीके से सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो यथाशीघ्र एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। आपको अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करना होगा, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी आप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों और एक एक बातों को देखेंगे। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि सकल निवेश इसमें कितना दिया गया है। तो सकल निवेश कितना दिया गया है, सकल निवेश कितना दिया गया है सर, सकल निवेश दिया गया है आपका 3000। ठीक है, सकल निवेश कितना दिया गया है, 3000 दिया गया। उसके बाद क्या इसमें दिया गया है, पूंजी उपभोग भत्ता, पूंजी उपभोग, एक सेकेंड, ठीक है, पूंजी उपभोग, ठीक है, एक सेकेंड, पूंजी उपभोग भत्ता, पूंजी उपभोग भत्ता यहाँ पे कितना दिया गया भाई, तो पूंजी उपभोग भत्ता कितना दिया गया है, ये दिया गया है 400।
कितना दिया गया, ये है ना 400। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात जीएनपी कितना दिया गया है, जीएनपी दिया गया है 4000। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि विशुद्ध निवेश क्या होता है, अर्थात नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, विशुद्ध निवेश का फॉर्मूला क्या होता है। कापी पेन हो तो लिख लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत सारे लोग को पता होगा इसका फॉर्मूला। तो विशुद्ध निवेश क्या होता है, विशुद्ध निवेश, विशुद्ध निवेश क्या होता है सर, तो अगर जो नेट इन्वेस्टमेंट आपको निकालना है, विशुद्ध निवेश आपको निकालना है, तो सकल निवेश और उसमें से पूंजी उपभोग भत्ता घटा देंगे, ठीक है। सकल निवेश, सकल निवेश और उसमें से क्या करेंगे, उसमें से क्या घटाएंगे सर, उसमें से क्या घटाएंगे, सकल निवेश में से क्या घटाएंगे, पूंजी उपभोग भत्ता, पूंजी उपभोग भत्ता किसी को घटा देंगे। तो अब बताइए घटा करके कि सकल निवेश सर जी 3000 दिया है ना, सकल निवेश कितना दिया गया है, 3000 दिया गया है ना, सकल निवेश कितना दिया गया है, 3000 दिया गया है। और इसमें से कितना पूंजी, पूंजी उपभोग भत्ते कितना घटाना है, 400 घटाना है। तो क्या उत्तर आ जाएगा, सी उत्तर आएगा ना कि बी आएगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि सर जी 2400 सभी 2600, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि सरल आय मॉडल में संतुलन को परिभाषित किया गया, बच्चों वाला प्रश्न, बच्चों वाला प्रश्न है। अगर जो आप इस प्रश्न को ठीक तरीके से समझ पाएंगे, मैं एक लाइन में बताऊंगा आपको, पूरी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा, बशर्ते मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सरल आय मॉडल की बात कर रहा है, उसमें भी ये बात कही गई है, या आप व्यवहारिक रूप से एक बात समझिए कि जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें कि आपकी कुल आय, आपकी कुल आय बराबर है, एक सेकेंड, हम आपसे आप ये कहें कि आपकी कुल आय किसके बराबर होती है, तो आप कहेंगे कि देखिए सर जी जो हमें पैसा मिलता है उसमें उस पैसे का या तो हम उपभोग करते हैं, या तो उपभोग करते हैं या तो बचत करते हैं। तो जो हमारा उपभोग होता है और जो बचत होता है वही हमारी कुल आय के बराबर होता है। अब आपको यहाँ पे किन्स साहब की भी याद आ जानी चाहिए, क्योंकि किन्स साहब ये बात बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका मतलब कि जो आई होगा, ठीक है, वो किसके बराबर, सॉरी जो वाई होगा, जो वाई होगा वो किसके बराबर होगा, एक सेकेंड, जो वाई होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा उपभोग, उपभोग अर्थात सी और प्लस बचत, बचत इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एस अर्थात सेविंग। तो अब इस मॉडल में, सरल आय मॉडल में ये कहा गया कि जब जो आपकी आय होगी, जैसे आपकी आय 100 रुपये है, तो 100 रुपये में से अगर जो आपने 80 रुपया खर्च कर दिया तो आपके पास कितना पैसा बचेगा, केवल और केवल 20 रुपया बचेगा ना। तो जो आपकी 20 रुपये है वो क्या है, आपकी बचत है, अर्थात y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। और ये क्या होता है कि जो आपकी बचत होती है ना वही आपके निवेश के बराबर होती है। बचत क्या होती, बचत जो होती है आपकी वो निवेश के बराबर होती है, अर्थात आई एस इज इक्वल टू आई होता है। क्योंकि अगर जो 100 रुपया आपकी इनकम है, 80 रुपया आपने अगर जो उपभोग कर दिया, उसको खत्म कर दिया, तो 20 रुपया बच रहा है ना, तो 20 रुपया तो आप 20 रुपया आप निवेश कर पाएंगे ना, क्योंकि आप 80 रुपया तो खर्च कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में जो आपकी बचत होती है वो निवेश के बराबर होती है, अर्थात एस इज इक्वल टू आई। तो यहाँ पे क्या दे रहा है कि आय का स्तर जहाँ प्रयोज्य आय प्रयोज्य व्यय के बराबर होता है, बिल्कुल ठीक है। आय का वह स्तर जहाँ आई इज इक्वल टू एस होता है, अर्थात निवेश इज इक्वल टू बचत होता है, मतलब जितना आप बचत करते हैं उतना ही निवेश कर पाएंगे। और वह स्तर जहाँ y इज इक्वल टू सी प्लस आई, मतलब आपकी आय जो है उपभोग और निवेश के बराबर होती है। अगला, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र में मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन क्या करता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा पूर्ति में अगर जो परिवर्तन होता है तो उससे क्या देखने को मिलता है। और बिल्कुल लग जाइए मेहनत से दोस्तों, है ना। मैं समझ रहा हूं कि कई सारे लोग इस बात से चिंतित है कि सर परीक्षा डिले हो रहा है, कई सारी परीक्षाएं अलग अलग राज्यों में जो डिले हो रही है, लेकिन अब वो समय दूर नहीं जब हर जगह परीक्षा होगी। और एक लाइन की बात है, लर्निंग प्रोसेस स्लो होती है, 2-4 महीने आपको समय लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम आता है ना तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट फ़ोन करके कहते हैं कि सर जी जितनी आपकी फ़ीस है
उसका 2 गुना ले लीजिए, लेकिन हमारा सिलेक्शन करवा दीजिए। ठीक है, तो ऐसी कोई व्यवस्था होती नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं कि आपसे 10 गुना फीस ले करके और हम आपका सिलेक्शन करा दें। क्यों? क्योंकि भाई आपको पढ़ना पड़ेगा। मेरा काम क्या है? मेरा काम आपको कंटेंट डिलीवर करना है, कंटेंट आपको प्रोवाइड करना है। जो मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ सब कुछ अच्छे से तैयार कर लीजिए, फिर आप कोई भी इकोनॉमिक्स का पेपर उठा करके देख लीजिएगा, मैक्सिमम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। 200 क्लास लगभग एप्लीकेशन पे कर लीजिए, 100 क्लास आप यूट्यूब पे कर लीजिए, 300 क्लास कर लीजिए। मैं आपको निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि आपके पेपर में इधर उधर से कुछ बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन अलग, दो तीन क्वेश्चन अलग की बात होती है ना। क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो लर्निंग प्रोसेस स्लो होती है, आराम आराम से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए। आप क्या 3 घंटे नहीं पढ़ पाएंगे क्या? आप 3 घंटे नहीं पढ़ पाएंगे क्या? आप 1.5 घंटे एप्लीकेशन, 1.5 घंटे यूट्यूब पे पढ़िए ना, इतना बहुत होगा आपके लिए। संडे टू संडे आप क्या करिए, संडे टू संडे आप टेस्ट दे दीजिए, वहाँ पे प्रीवियस ईयर को देखते रहिए, और साथ ही साथ वहाँ पे आप को नोट्स दिया जाए, नोट्स को रोज पढ़ने की आदत डालिए। इतना तो कर सकते हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र में मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन। अब ये बच्चों वाला प्रश्न है, बट बहुत सारे लोग गलत करेंगे। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की जब याद आती है तो आपको फिशर साहब का MV = PT याद आ जाना चाहिए। तो MV = PT में फिशर साहब ने क्या कहा था? MV = PT में क्या कहा गया था? क्या कहा गया था? कहा गया था ना कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाएगी, तो जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाएगी तो सबके पास पैसा होगा, सबके पास पैसा होगा तो सभी लोग अपनी मांग को बढ़ाएंगे, सभी लोग अपनी मांग को बढ़ाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मांग को तो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन पूर्ति को सभी लोग नहीं बढ़ा सकते हैं। तो जब अर्थव्यवस्था में मांग किसी वस्तु की ज़्यादा होगी और उसका उत्पादन अर्थात पूर्ति कम होगा, तो जाहिर सी बात है कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि वस्तुओं की कीमतें 2 गुने हो जाएंगी, और जब वस्तु की कीमत 2 गुने हो जाएगी तो मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग को ये थियरी नहीं समझ में आती है कि सर ये कैसे होता है। तो होता अभी कैसे है, मैं एक लाइन में आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आज से 2 साल पहले आप दाल खरीदे होंगे, तो 2 साल पहले दाल की कीमत कितनी थी? 70 रुपये से 80 रुपये पर केजी थी। लेकिन अब दाल कै रुपए की मिल रही है? 140 रुपये, 150 रुपये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ी, महंगाई बढ़ी, तो दाल खाने वालों की मांग बढ़ गई। लेकिन दाल की मांग को सभी लोग बढ़ा सकते हैं, हम और आप सभी लोग बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या हम और आप दाल का उत्पादन कर पा रहे हैं? क्या नहीं कर पा रहे हैं ना। तो मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है और पूर्ति कम है, तो जाहिर सी बात है कि वो वस्तु मार्केट में महंगा बिकेगी, अर्थात उस वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी। लेकिन जब वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो मुद्रा का वैल्यू गिर जाएगा। कैसे गिर जाएगा? ऐसे गिर जाएगा कि आज से 2 साल पहले आप 70 रुपया या 80 रुपया में 1 केजी दाल खरीदते थे, अब आप क्या कर रहे हैं? 1 केजी दाल 140 रुपये में खरीद रहे हैं। तो पहले क्या था? पहले ये था कि 140 रुपया आप खर्च कर रहे थे ना, तो आपको 2 केजी दाल मिल जा रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब 140 रुपया आप खर्च कर रहे हैं तो केवल और केवल 1 ही केजी आपको दाल मिल रहा है। इसका सीधा सीधी मतलब क्या हो गया कि उस समय आज से 2 साल पहले मुद्रा का मूल्य ज्यादा था, अर्थात 140 रुपया में 2 किलो हम लोग दाल खरीदते थे, क्योंकि इतनी ज्यादा महंगाई नहीं थी। लेकिन अब क्या हो गया कि महंगाई बढ़ गई है, कीमत बढ़ गई है, और कीमत बढ़ गई है तो अब 140 रुपये में केवल आप 1 केजी दाल खरीद रहे हैं। इसका मतलब कि जो मुद्रा की वैल्यू है वो कमजोर हो गई है, कम हो गई है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 3% की वृद्धि दर लगभग कितने वर्ष में सकल राष्ट्रीय उत्पाद को 2 गुना कर देगी? खूबसूरत सा प्रश्न है। अब जो लोग प्रैक्टिस करेंगे वो लोग ऐसे प्रश्नों को ठीक कर पाएंगे, जो लोग नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप एग्जामिनेशन हॉल में 2 घंटे भी आपको समय दे दिया जाएगा तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सबसे पहले तो ऐसे प्रश्नों में ये देखा जाता है कि क्या क्या दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें यह देखा जाता है कि क्या क्या दिया गया है। तो इसमें क्या क्या दिया गया है सर? GNP, ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि। तो GNP में वृद्धि कितना दिया गया है? GNP में वृद्धि कितना दिया गया है सर? तो वो दिया गया है आपका 3%।
3%। अब यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 3% की वृद्धि हो रही है। तो अगर जो 3% की वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब कि ये किसकी बात कर रहा है, ये वित्तीय वर्ष की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, वित्तीय वर्ष। किसी वित्तीय वर्ष में ही तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना हम करते हैं, तो वित्तीय वर्ष की बात कर रहा है। अर्थात टी जो समय है वो कितना है, वो है आपका 12 माह। 12 महीने आपका क्या हो गया, समय हो गया। ठीक है, टी का मान कितना दे दिया गया है, 12 दे दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। और अब कह रहा है कि जीएनपी कब दोगुना हो जाएगा, तो जीएनपी दोगुना कब हो जाएगा, तो भैया ये दोगुना तब हो जाएगा जब हम क्या करेंगे कि 12 गुणे 2 करेंगे, अर्थात 2 साल के अंतर्गत जब हम इसकी गणना करेंगे, अर्थात जितने लोग भी 24 बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 24 महीने में 2 गुने की वृद्धि हो जाएगी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 2 गुने की वृद्धि कब हो जाएगी, 24 महीने में 2 गुने की वृद्धि होगी। 24 महीने में 2 गुने की वृद्धि होगी। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। आज के बाद कभी भी इस प्रश्न को गलत नहीं करिएगा। अगला कि प्रयोज्य आय बराबर होता है, प्रयोज्य आय किसके बराबर होता है सर। और वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दीजिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है, ऐसा क्यों है भाई। लाइक शेयर किया करिए। हमारे पूर्वज का की गए हैं कि फ्री का ज्ञान कारगर नहीं होता। पूर्वज हम लोग के पूर्वज का की गए ना कि फ्री का ज्ञान कारगर नहीं होता। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर जो आप एक लाइक कर दे रहे हैं, एक शेयर कर दे रहे हैं, तो ये ज्ञान फ्री का नहीं होगा। एक लाइक कर देंगे, एक शेयर कर देंगे तो ये फ्री का ज्ञान नहीं होगा, है ना। एक लाइक शेयर किया करिए। चलिए, और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो प्रयोज्य आय का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। अब कैसे पता होगा भाई, तो आप कहेंगे कि सर जी आपने कई बार बताया है कि प्रयोज्य आय किसके बराबर होता है, प्रयोज्य आय बराबर होता है किसके सर, तो वो आपके व्यक्तिगत आय जो होता है उसमें से, व्यक्तिगत आय में से किसको घटाते हैं, प्रत्यक्ष कर को घटाते हैं। व्यक्तिगत आय को क्या कर देते हैं, प्रत्यक्ष कर से घटा देते हैं, प्रत्यक्ष कर से घटा देते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, यदि एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य जोड़ दिया जाए तो उस वर्ष के कुल के लिए निम्नलिखित में से क्या सही होगा। बच्चों वाली बात, बच्चों वाली बात है। और उत्तर प्रदेश में भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले कमर कस लीजिए, दिसंबर के पहले पहले तक किसी भी हालत में आप तैयार रहिएगा। 100% आप लोगों का पेपर होगा, 100% दिसंबर के पहले पहले, है ना। चलिए, कि क्या उत्तर आ रहा है, तो ये बोलिए ना, ये तो बच्चों वाली बात है। परिभाषा ही दे दिया है सकल राष्ट्रीय उत्पाद का। सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर्गत आप यही तो पढ़ते हैं ना सर। ठीक है, तो यदि एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य जोड़ दिया जाता है तो उसे ही तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, तो किसी वित्तीय वर्ष में, किसी एक वित्तीय वर्ष में उस देश में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य ही उस देश की सकल राष्ट्रीय उत्पाद होती है। और ये क्या होता है दोस्तों, वित्तीय वर्ष क्या होता है, तो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च भारत का वित्तीय वर्ष है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ये पेपर में पूछा जाता है। अगला, जॉन मेनार्ड किन्स। चलिए भैया, किन्स साहब भी आ गए, बहुत देर से नहीं आए थे ये, आज के सेशन में 1 ही 2 बार आए थे। किन्स साहब को भी आना हम लोग के सामने बहुत जरूरी है। चलिए बताइए, जॉन मेनार्ड किन्स की बात हो रही है। किन्स साहब आए नहीं, किसी भी परीक्षा में ऐसा हो ही नहीं सकता।
इकोनॉमिक्स का पेपर देखिए, इकोनॉमिक्स का पेपर जो है ना, इसको गेस करके किया जा सकता है, क्योंकि किन्स जरूर आएंगे, रिकार्डो मतलब जितना भी यूनिट आपका दिया है ना, हर यूनिट से एक प्रश्न तो आप मान के चलिए कि आएगा ही आएगा। किन्स आएंगे ही, रिकार्डो आएंगे ही, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, फ्रेडरिक लिस्ट आएंगे ही, आपका क्या बोलते हैं कि जेएस मिल साहब आएंगे ही, आपके सुम्पीटर साहब आएंगे ही, ये लोग सभी लोग आएंगे, एक एक क्वेश्चन लेकर के ये लोग आएंगे। तो इन सभी लोगों को थोड़ा अच्छे से पढ़िए, है ना, तभी मजा आएगा, तभी आप मैक्सिमम चीजों को कर पाएंगे। हाँ, बी बोल रहे हैं सर, बी बोल रहे हैं, सभी लोग बी बोल रहे हैं। तो देखिए, अब आपको इसकी याद आनी चाहिए, किसकी, जेबी से साहब की याद आनी चाहिए। किन से पहले किसकी याद आनी चाहिए, जेबी से साहब की। जेबी जेबी से साहब, जेबी से साहब ने क्या कहा था कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। पूर्ति अपनी अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, स्वयं करती, ठीक है। लेकिन जब किन साहब आते हैं ना, तो किन साहब प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की हर जगह पे लगभग आलोचना करते ही हैं। तो किन साहब का ये कहना था कि नहीं भाई, पहले पूर्ति नहीं होगा, पहले होगा मांग। इन्होंने कहा मांग अपनी पूर्ति का सृजन स्वयं करता है। मांग 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 अपनी पूर्ति का सृजन स्वयं करता है, स्वयं करता है, ठीक है। और अगर जो आपसे कोई ये पूछे कि पहले मांग होता है कि पहले पूर्ति होता है, तो जाहिर सी बात है कि आप कहेंगे, जाहिर सी बात है कि आप कहेंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है कि आप कहेंगे कि जाहिर सी बात है कि आप कहेंगे, क्या कहेंगे कि सर पहले मांग होता है ना। अगर जो कोई आपसे ये पूछे कि पहले टेलीविज़न आया कि पहले टेलीविज़न का स्टैंड आया, तो आप कहेंगे कि सर जी पहले तो टेलीविज़न का आविष्कार हुआ ना, उसके बाद जब लोग घर पे टेलीविज़न लाए तो पहले लोग क्या करते थे कि टेलीविज़न मेज पे रखते थे, लेकिन धीरे धीरे लोग आधुनिक होते चले गए, आधुनिक होते चले गए, और फिर उसके बाद लोग क्या करने लगे, टेलीविज़न स्टैंड की मांग करने लगे। देखिए, वॉशिंग मशीन का स्टैंड आ रहा है, पहले कार आया कि कार का कवर आया, तो पहले कार आया उसके बाद ना कवर आया। क्योंकि लोगों को कवर की मांग हुई, लोग टेलीविज़न के स्टैंड की लोगों के पास मांग बढ़ी, तो इसलिए उसका उत्पादन प्रारंभ हो गया। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि इसमें विश्वास नहीं करता था कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित करती है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि किन्स के अनुसार उपभोग फलन होता है, बच्चों वाली बात, ठीक है। देखिए, प्रदर्शन प्रभाव, तो ये बच्चों वाली बात है, कितनी बार बताया। प्रदर्शन प्रभाव या तो आपके ऑप्शन में ड्यूजनबरी दिए होंगे या तो रेगनर नर्स दिए होंगे, तो ड्यूजनबेरी या रेगनर नर्स में से जो भी ऑप्शन था वो आपका सही होगा। अब चूंकि देखिए, अर्थशास्त्र में ना, अगर जो कोई आपसे ये कहे कि आप बताइए कि गुणक की अवधारणा किसने दिया था, तो अब गुणक से कई अर्थशास्त्री संबंधित है। अगर जो आपसे कोई ये पूछे कि आप बताइए कि त्वरक की अवधारणा किसने दिया, तो उससे भी दो अर्थशास्त्री तो जितनी भी थियरियां है ना, ऐसा नहीं है कि किसी एक ने ही ये थियरी दिया है, उसके कई सारे सपोर्टर भी रहे, जैसे संतुलित विकास सिद्धांत हो गया, असंतुलित विकास सिद्धांत हो गया। तो भैया, किसी ने मूल बातें बताई और किसी ने बाद में चल करके इनके मतों का समर्थन कर दिया, है ना। तो थोड़ा सा एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग ये बात देखा करिए कि किन्स के अनुसार उपभोग फलन क्या होता है, बच्चों वाला प्रश्न है, छोटा सा बच्चा बता देगा, बताइए। सी बोल रहे हैं निरपेक्ष आय का, और निरपेक्ष आय के अंतर्गत किन साहब ने क्या कहा, कहा कि देखिए भैया, जब लोगों की आय में वृद्धि होती है ना, तो जितनी तेजी से आय बढ़ती है उतनी तेजी से उपभोग व्यय नहीं बढ़ता है, ठीक है, उपभोग व्यय नहीं बढ़ता है। जैसे मान लीजिए कि एक गरीब व्यक्ति है, तो गरीब व्यक्ति भी रोटी ले रहा है, वो भी चावल का उपभोग कर रहा है, रोटी का उपभोग कर रहा है, दाल का उपभोग कर रहा है,
और वही दूसरी तरफ आप मुकेश अंबानी को ले लीजिए, धीरू भाई अंबानी को ले लीजिए, तो ये लोग भी क्या खाते होंगे? ये लोग भी तो रोटी और दाल ही उपभोग करते होंगे। ऐसा थोड़ी है कि किसी दूसरे ग्रह से इन लोगों के लिए खाना आता होगा। तो जब आपकी आय बढ़ती है ना, जब आपकी आय बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जितनी तेजी से, जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है, तो जितनी तेजी से आपके आय में वृद्धि होती है, उतनी तेजी से आपके उपभोग में वृद्धि नहीं होती है। यही बात किन साहब ने अपने उपभोग फलन के सिद्धांत के अंतर्गत बताया है। तो सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, यदि उपभोग 3000 रुपये है तो प्रायोज्य आय 4000 है, और उपभोग 3900 है तो प्रयोज्य आय 5000 है, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आपको बताना है। खूबसूरत सा प्रश्न, बताइए भाई, खूबसूरत सा प्रश्न है। क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है? हाँ, सी बोल रहे। चलिए थोड़ा सा बताइएगा मुझे इस प्रश्न का उत्तर, आराम से करिएगा। सबसे पहले तो ऐसी स्थिति में पहले देखना चाहिए कि दिया क्या क्या है। प्रारंभिक, ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है। तो अगर जो प्रारंभिक उपभोग की बात करें, तो प्रारंभिक उपभोग कितना दिया है सर? ये दिया गया है 3000। प्रारंभिक उपभोग कितना दिया गया है? 3000 दिया गया है। बाद में उपभोग व्यय की बात करें, बाद में उपभोग व्यय की बात करें तो ये कितना दिया गया है? 3900। बाद में उपभोग व्यय ये कितना दिया गया है सर? ये दिया गया है 3900, ठीक है। उसके बाद अगर जो उपभोग में परिवर्तन हम निकालेंगे, तो उपभोग में परिवर्तन क्या हो जाएगा? उपभोग परिवर्तन। तो उपभोग में परिवर्तन कितने रुपए का हो रहा है, या उपभोग में परिवर्तन कितने रुपए का हो रहा है? तो ये हो रहा है दोस्तों 3900 माइनस 3000, अर्थात उपभोग में कै रुपए का परिवर्तन हो रहा है? 900 रुपए का परिवर्तन हो रहा है। उपभोग में परिवर्तन कितने रुपए का हो रहा है? 900 रुपए का हो रहा है, ठीक है, ठीक है। उपभोग में परिवर्तन कितना हो रहा है? 900 रुपए का हो रहा है। और प्रारंभिक प्रयोज्य आय इसकी क्या है? तो प्रारंभिक प्रयोज्य आय इसकी है 4000 रुपए, प्रारंभिक प्रयोज्य आय, ठीक है। लिख लीजिए, थोड़ा लिख लीजिए, अच्छा प्रश्न है। प्रारंभिक प्रारंभिक प्रयोज्य आय, प्रारंभिक प्रयोज्य आय कितना है? 4000 रुपये है, ठीक है। उसके बाद में प्रयोज्य आय कितना है? बाद में प्रयोज्य आय कितना है? तो बाद में प्रयोज्य आय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये कितना है? ये 5000 रुपये है ना, तो ये कितना हो जाएगा? ये 5000 हो जाएगा। अब प्रयोज्य अगर जो हम बात करें कि प्रयोज्य आय में परिवर्तन कितना हो रहा है, ठीक है, प्रयोज्य आय में परिवर्तन। अब प्रयोज्य आय क्या होता है भाई? अभी तो मैंने आपको बताया कि प्रयोज्य आय मतलब आपकी जो व्यक्तिगत आय है उसमें से कर को घटा देंगे तो आपका प्रयोज्य आय आ जाएगा। इट मीन्स कि जिसे आप व्यय कर सकते हैं। तो प्रयोज्य आय में परिवर्तन कितना हो जाएगा सर? तो आप कहेंगे कि सर जी 5000 और उसमें से आप क्या कर दीजिए? 4000 माइनस कर दीजिए, तो प्रयोज्य आय में परिवर्तन कितना आ जाएगा? 1000 रुपये का आ जाएगा। तो सर यहाँ तक तो चीजें समझ में आ गई। तो अब आपको याद आना चाहिए कि सर जी एमपीसी का जो मान होता है ना, एमपीसी का जो मान होता है वो क्या होता है? डेल्टा सी अपान डेल्टा वाई होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि देखिए सीमांत गुणक से और त्वरक से एक प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है। तो अब देखिए इसमें डेल्टा सी का मान क्या दिया गया है? डेल्टा सी का मान क्या दिया गया है? उपभोग में परिवर्तन। उपभोग में परिवर्तन को किससे इंडिकेट करते हैं? डेल्टा सी से इंडिकेट करते हैं। और आय में परिवर्तन को किससे इंडिकेट करते हैं? तो आय में परिवर्तन को इंडिकेट करते हैं डेल्टा वाई से। डेल्टा वाई से आय में परिवर्तन को डेल्टा वाई से इंडिकेट किया जाता है, और उपभोग में परिवर्तन को डेल्टा सी से इंडिकेट किया जाता है। तो अब आप निकाल दीजिए, यही आपसे पूछ रहा है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अर्थात एमपीसी। तो एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपन डेल्टा वाई होता है ना सर। तो बताइए ये क्या हो जाएगा? 900, डेल्टा सी का मान क्या दिया गया है? 900,
अर्थात उपभोग में परिवर्तन कितना आया है 900, ये कितना आ गया है 900 बटा डेल्टा वाई आय में कितना परिवर्तन हुआ है 1000। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा 20 से 20 कट जाएगा, यहाँ पे आप 0 बढ़ा देंगे ये 0 कट जाएगा, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 0.9 आएगा 0.9। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं कि सर जी 0.9, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। तो अब आप ये मत सोचिएगा कि ये प्रश्न बहुत बड़ा है, ये प्रश्न बड़ा नहीं है। अगर जो आपको ये प्रश्न आता है ना तो बस आप इसे देख करके उत्तर इसका कर देंगे, लेकिन बस मैं इसलिए पूरा लिख करके बता दिया कि आपको समझ में आए कि आखिरकार इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है ना। चलिए, साहसिक कार्य हमेशा संचालित किए जाते हैं। साहसिक कार्य किसके द्वारा संचालित किए जाते हैं सर? साहसिक कार्य संचालित किए जाते हैं, किसके द्वारा संचालित किया जाएगा सर, बताइए थोड़ा। ठीक है, साहसिक कार्य संचालित किए जाते हैं, किसके द्वारा साहसिक कार्य संचालित किया जाता है? ठीक, ऑप्शन नंबर, साहसी कौन होता है भाई? जो धनी होता है वही साहसी होता है क्या? ये जो लोग ए बोल रहे हैं ना, दिमाग कहाँ है? थोड़ा मेडिटेशन करिए ए वालों, जितने भी ए वाले हैं वो सब मेडिटेशन करिए। अरे भाई, उत्पादन में कौन कौन होता है? अगर जो किसी वस्तु का उत्पादन हो रहा है तो उत्पादन में कौन कौन सा वर्ग होता है? तो आप कहेंगे कि सर जी एक तरफ तो होता है पूंजीपति, पूंजीपति जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम साहसी बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, साहसी बोलते हैं। और दूसरी तरफ क्या होता है, श्रमिक, श्रमिक जिसे हम मजदूर बोलते हैं, मजदूर बोलते हैं। अब बताइए, आपका काम मैंने आसान कर दिया, अब आपका काम मैंने आसान कर दिया। अब बताइए मुझे कि उत्पादन में दो वर्ग लगे हुए होते हैं, किसी भी वस्तु का उत्पादन हो रहा है तो उसमें एक पूंजीपति होगा अर्थात जो पैसा लगा रहा है, और दूसरा श्रमिक होगा जो मजदूरी के एवज में उत्पादन कर रहा है। तो पूंजीपति क्या होता है, साहसी होता है। तो ये साहसी क्या करता है, यही साहसी अनिश्चितताओं का वहन करता है, अनिश्चितता का वहन करता है, अनिश्चितता की स्थिति में होता है या अनिश्चितता वहन करने वाला होता है। मतलब साहसी पैसा जब लगाता है तो वो सर्टेन थोड़ी होता है कि जो हम उत्पादन करेंगे वो मार्केट में बिके जाएगा। वो क्या होता है, वो अनसर्टेन होता है, उसे अनिश्चितता होती है कि चलो भैया हमने करोड़ों रुपए का बिजनेस तो लगा लिया, लेकिन क्या अब करोड़ों रुपए का हमने बिजनेस लगा लिया तो भविष्य में हमें लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस समस्या में भी वो रहता है। उसको लगता है कि यार लाभ होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो वो अनिश्चितता वहन करने का कार्य कौन करता है, साहसी करता है, और साहसी ही पूंजीपति होता है। श्रमिक को कौन सी अनिश्चितता, श्रमिक की कौन सी अनिश्चितता, वो महीने के हिसाब से मजदूरी ले रहा है। अब मालिक का सामान बिके और चाहे न बिके, उसका काम है बस उत्पादन कर देना और मजदूरी ले लेना। तो अनिश्चितता वहन कौन करता है, साहसी वहन करता है। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अगला क्या उत्तर होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ही, देखिए ठंडे दिमाग से हमारे शब्दों को ध्यान रखिएगा। पेपर में एग्जामिनेशन हॉल में जब भी बैठिएगा ठंडे दिमाग से बैठिएगा। आपने जीवन में इतना इकोनॉमिक्स पढ़ा है, इतनी सारी चीजें पढ़ा है, आपको सब आता है, लेकिन ये नहीं कि 2 घंटे का पेपर है और 45 मिनट में पेपर को करके और आराम से सर नीचे करके सो गए। क्योंकि टीजीटी पीजीटी या शिक्षक भर्ती के अंतर्गत ऐसा देखने को मिलता है कई सारी परीक्षाओं में कि जितना समय मिलता है उसके आधे में लोग क्या करते हैं कि बस जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि सुम्पीटर साहब का नवप्रवर्तन आया है कि नहीं आया है। तो सुम्पीटर कहीं भी लिखे हो नवप्रवर्तन किसी भी ऑप्शन में, उसको टिक करके आगे बढ़ जाओ। ऐसा नहीं है, एक एक प्रश्न को गहराई से समझिएगा, उसके बाद उसका उत्तर दीजिएगा, है ना। ये कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं है, ये क्या है, आपकी जिंदगी का सवाल है, इसे सीरियस होकर के करना है ना। ये जिंदगी का सवाल है, सफलता मिल जाएगी
तो क्या हो जाएगी, आपके संघर्ष के दिन जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। और अगर जो सफलता नहीं मिलेगी तो फिर ये संघर्ष के आगे पता नहीं कौन कौन सी जिंदगी में कहानी आएगी, कौन कौन से पड़ाव आएंगे, उसका अंदाजा आप भी नहीं लगा सकते, है ना। तो एकदम कंसंट्रेट होकर के जब भी पेपर देने बैठिएगा, एकदम कंसंट्रेट होकर के आराम से सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, जल्दीबाजी में नहीं, है ना। जो 45 मिनट में सॉल्व करेगा और जो 2 घंटे में सॉल्व करेगा, तो आयोग ये नहीं देखेगा कि आप 2 घंटे में सॉल्व कर रहे हैं कि 45 मिनट में कर रहे हैं, है ना। चलिए, तो बताइए सर क्या आ रहा है। एग्जिम नीति की अगर जो बात करें दोस्तों, तो ये किससे संबंधित है, ये आयात निर्यात से संबंधित है, लेकिन ये ये नियंत्रण से संबंधित नहीं है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, बात को ध्यान से समझिए। ये जो एग्जिम बैंक होता है ना, ये क्या करते हैं, ये ऐसे उद्योगों को ऋण देते हैं जो उद्योग वस्तुओं को निर्मित करके दूसरे देशों में ले जा करके बेचे, ठीक है। तो एग्जिम नीति या एग्जिम बैंक जो होते हैं, वो उन उद्योगों को ऋण प्रदान करते हैं जो उद्योग केवल और केवल उन वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है जो वस्तुएं अंतरराष्ट्रीय बाजार में जाकर के बिकेंगी, है ना। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जैसे कि आप ये देखते हैं ना कि नाबार्ड हो गया, तो लघु एवं कुटीर उद्योग, कृषि को वो ऋण देता है, ये सब आप देखते हैं ना। उसी तरीके से जो एग्जिम बैंक या जो एग्जिम नीति अपनाई जाती है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि उन उद्योगों को ऋण दिया जाता है जो उद्योग ऐसी वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं जो वस्तु घरेलू अर्थव्यवस्था में यूज नहीं होगी, वो उसका भारत निर्यात करेगा, अर्थात उसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में ले जाकर के बेचा जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, लचीली विनिमय दरों का मुख्य लाभ क्या होता है। लचीली विनिमय दर का मुख्य लाभ क्या होता है, चलिए क्या उत्तर होगा, लचीली विनिमय दरों का मुख्य लाभ क्या होता है। और देखिए, जिंदगी में असफलता कुछ होती नहीं है, सफलता का एक प्रोसेस होता है, सफलता का एक प्रोसेस होता है जिसमें कुछ समय ऐसा भी हो सकता है कि आपको निराशा का सामना करना पड़े, तो उसको असफलता नहीं कहेंगे, वो एक प्रोसेस कहेंगे कि भाई आप असफल होकर बेहतर होते चले गए, बेहतर होते चले गए, बेहतर होते चले गए, सफलता आपको मिल जाएगी। और असफलता बुरी बात नहीं है, लेकिन असफल हो करके और चीज़ों को ना सीखना, ना अपने आप को इम्प्रूव करना, ना अपने आप को बेहतर करना, ये बुरा है। आप असफल हो रहे, कोई दिक्कत नहीं, असफल होइए लेकिन बेहतर, पहले से बेहतर असफल, पहले से बेहतर असफल। एक समय ऐसा आएगा कि जब आप सफलता की बिंदु पे पहुंच जाएंगे। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई, बी बोल रहे हैं। और कोई, कि लचीली विनिमय दरों का मुख्य लाभ है। लचीली विनिमय दर का मुख्य लाभ क्या होता है, ये बच्चों वाली बात है। तो लचीली विनिमय दर का मुख्य लाभ क्या होता है, बी बोल रहे हैं। जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी का उत्तर बिल्कुल क्या होने वाला है, ठीक होने वाला है। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो लचीली विनिमय दर का मुख्य लाभ ये होता है ना सर, कि स्थिर विनिमय दरों की बात ही, इसको सरकारी हस्तक्षेप की उतनी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि लचीली विनिमय दर क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में वस्तुओं की मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे विनिमय दर का निर्धारण होता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपकी जो मुद्राएं होती हैं, उसकी वैल्यू के अनुसार विनिमय दर का निर्धारण होता है, तो उसमें सरकार की कोई उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो सर सी होगा, है ना। लचीली विनिमय दर का मुख्य लाभ क्या होता है, इसका मुख्य लाभ ये होता है कि विनिमय स्थिर दरों की भांति इसको सरकारी हस्तक्षेप की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। तो लचीली विनिमय दर के अंतर्गत क्या होता है, मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे ही तो विनिमय दर का निर्धारण होता है, उसमें सरकार की कौन सी भूमिका होती है, सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे थे, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला, कि भुगतान संतुलन एक वार्षिक लेखा विवरण है। ये तो अच्छा सा और छोटा सा प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि अपना देश ये है भारत, ठीक है, और अच्छे से ग्राफ बनेगा नहीं क्योंकि मेरा मार्कर इतना अच्छा है नहीं, बस मैं जो बताना चाहता हूँ उसको आप समझ लीजिएगा।
ठीक है, ये अपना देश मान लीजिए कि भारत है। तो भारत विश्व के सभी देशों के साथ क्या कर रहा है, व्यापार कर रहा है। भारत जो है चीन के साथ व्यापार कर रहा है, ठीक है। भारत जो है वो मान लीजिए कि अमेरिका के साथ व्यापार कर रहा है। भारत क्या कर रहा है कि रूस के साथ व्यापार कर रहा है। भारत क्या कर रहा है कि भारत मान लीजिए कि इजराइल के साथ व्यापार कर रहा है, ठीक है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। जैसे जो घर में आप रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं ना, जो घर में आप रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं जिसमें पूड़ी बनाते हैं, वो कहाँ से आता है, वो यहीं से आता है, यहाँ से आता है, इजराइल से आता है, वो आपके देश का नहीं है है ना। तो चलिए देखिए, भुगतान संतुलन एक वार्षिक लेखा विवरण है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, क्या आपकी बात सही है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, किसी किसी एक वित्तीय वर्ष में एक देश का विश्व के अन्य सभी देखिए ध्यान से सुनिएगा कि किसी एक वित्तीय वर्ष में कोई एक देश जब विश्व के अन्य सभी देशों के साथ जो लेन देन करता है ना, इसी के व्यवस्थित विवरण को ही भुगतान संतुलन कहते हैं, या इसी के लेखा जोखा को ही भुगतान संतुलन कहते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, राष्ट्रों के बीच आय स्तर की तुलना करने में सबसे सही तरीका क्या है। दो राष्ट्रों में आय के स्तरों की तुलना करनी है। अब अगर जो आप कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो आप यहीं पे प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, यहीं पे प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। चलिए बताइए, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी बताइए भाई क्या उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर क्या उत्तर आ रहा है भाई, बताइए। सी बोल रहे हैं ना सर, सी बोल रहे हैं ना। तो आप अक्सर जब अभी आप लोग एप्लीकेशन पे जब पढ़ रहे थे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की, तो जब हम आप लोगों को वहाँ पे पढ़ा रहे थे किसके बारे में, आईडीए के बारे में जब हम पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे आपको मैंने बताया था कि आईडीए जो है ना, वो देखता है कि किस देश की प्रति व्यक्ति आय $1255 से कम है। तो उनका ये कहना है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय $1255 वार्षिकी की बात हो रही है, $1255 से कम होगी, उसको हम कहेंगे कि वो गरीब है, और उसे हम क्या करेंगे कि उसे हम ऋण देंगे, दीर्घकालिक ऋण देंगे, जो 35 से 40 वर्ष के की अवधि में लौटाना होगा, और शुरुआती के जो 10 वर्ष होंगे वो क्या होंगे, ब्याज मुक्त होंगे, है ना। तो दो राष्ट्रों के बीच आय स्तर की तुलना करते हैं, तो इसे कहा जाता है दोस्तों क्रय शक्ति समता सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हम जैसे मान लीजिए कि कोई किसी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आप जाते हैं और वहां पे आपको $1 की कोई वस्तु मिल जाती है, तो $1 को देने के लिए आप क्या करेंगे कि अप्रोक्सीमेटली 83 रुपये आप उसको देंगे। तो क्या है कि $1 की जो क्रय शक्ति है वो 83 रुपये की क्या होने वाली है, बराबर होने वाली है। कि या तो आप अगर जो आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हैं और $1 की वस्तु को आप खरीद रहे हैं, तो आप 83 रुपये उसे देंगे। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला, कि एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जा सकती है यदि, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कब बढ़ाई जा सकती है, क्या उत्तर होगा। चलिए क्या उत्तर होगा, एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जा सकती है, किस तरीके से, क्या होगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति, देखिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना या घटाना ये किसके हाथ में होता है, ये आरबीआई के हाथ में होता है, देश के केंद्रीय बैंक के पास होता है। केंद्रीय बैंक के पास ये अधिकार होता है कि अर्थव्यवस्था की में मुद्रा की पूर्ति को कब बढ़ाई जाए। तो मुद्रा की पूर्ति को कब बढ़ाई जाएगी, जब मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में अगर जो मंदी की स्थिति है, मांग वो पूर्ति बहुत ज्यादा नहीं है, तब आरबीआई क्या करेगा, मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा देगा। क्यों, क्योंकि जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो सभी के पास पैसा आएगा, सभी लोग अपने मांग को बढ़ाएंगे, मांग बढ़ेगा पूर्ति बढ़ेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुद्रा की पूर्ति को कम कब करना होता है, तो मुद्रा की पूर्ति को तब कम किया जाता है
जब अर्थव्यवस्था में महंगाई आई है अर्थात मुद्रा स्थिति आई है, तो मुद्रा स्थिति के अंतर्गत क्या होता है कि वस्तुओं की मांग ज्यादा होती है और पूर्ति कम होता है। क्योंकि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ी रहती है तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, क्रय शक्ति बढ़ जाती है तो लोग मांग को बढ़ा देते हैं, तो मांग को बढ़ाते हैं तो मांग तो सभी लोग बढ़ा सकते हैं लेकिन पूर्ति सभी लोग बढ़ा नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति की स्थिति आती है तो आरबीआई मुद्रा की पूर्ति को क्या करता है, कम कर देता है, ताकि मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में घटे। तो जब मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में घटेगी तो लोगों की क्रय शक्ति कम होगी तो मांग व पूर्ति संतुलित हो जाएगा। तो अब देखिए कि ये क्या पूछ रहा है कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाती है, अर्थात मुद्रा की पूर्ति कब बढ़ाई जाएगी, अर्थात अब देखिए अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं उतनी ठीक तरीके से नहीं चल रही हैं। इट मीन्स की मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बैंक जनता से सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदेगा, अर्थात जब जनता से प्रतिभूतियों को आरबीआई खरीदेगा ना तो प्रतिभूति खरीदने के बदले उनको क्या करेगा, मुद्रा देगा। तो वो मुद्रा कहाँ पे चली जाएगी, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत चली जाएगी, और जब अर्थव्यवस्था के अंदर चली जाएगी तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है, ये बच्चों वाला प्रश्न है। अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है, तो इजी सी बात है भाई कि आप कहेंगे कि सर जी देखिए अवमूल्यन में क्या होता है, मुद्रा का बाह्य मूल्य कम हो जाता है, मुद्रा का बाह्य मूल्य क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मुद्रा का बाह्य मूल्य में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। मुद्रा में जब बाह्य मूल्य की कमी आ जाती है तो जाहिर सी बात है कि निर्यात सस्ते हो जाते हैं। निर्यात क्या हो जाता है, निर्यात सस्ता हो जाता है, और आयात क्या हो जाता है, आयात महंगा हो जाता है। आयात क्या हो जाता है, आयात महंगा हो जाता है। ये अब कैसे होता है सर, कॉन्सेप्ट पढ़िए, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। देखिए मुद्रा का बाह्य मूल्य कम होने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक डॉलर अगर जो 80 रुपए के बराबर है, ठीक है, तो आप अंतर देखिए, पहले एक सेकेंड सुन लीजिए। एक डॉलर अगर जो 80 रुपए के बराबर है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में हम ये कह रहे हैं कि अगर जो हम एक डॉलर की कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो हमें 80 रुपया देना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर जो हम मुद्रा की वैल्यू को घटा देते हैं और डॉलर रुपया से मजबूत हो जा रहा है और अब एक डॉलर 90 रुपए के बराबर हो जाता है, तो अब जब एक डॉलर 90 रुपए के बराबर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जब हम अपने देश में जो वस्तुएं निर्मित कर रहे हैं उसका आधार तो रुपया है ना, तो जब इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में लेके जाएंगे तो पहली कंडीशन में शर्त नंबर 1 में और शर्त नंबर 2 में क्या डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा कि शर्त नंबर 1 में हम 80 रुपए की कोई अगर जो वस्तु खरीद रहा था अंतरराष्ट्रीय बाजार में हमसे, तो हम उसे एक डॉलर उससे हम वसूल रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब ये हो गया कि मुद्रा का मूल्य हमने मुद्रा का वाही मूल्य कम कर दिया, तो अब क्या होगा कि अब हम 90 रुपए की वस्तु बेचेंगे तब एक डॉलर प्राप्त करेंगे। अर्थात अगर जो हम 80 रुपए की वस्तु अभी भी बेचेंगे तो अब हमें एक डॉलर से कम उससे लेना होगा, एक डॉलर से कम हमें लेना होगा। इट मीन्स कि निर्यात सस्ता हो जाएगा और आयात महंगा हो जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि मुद्रा के मूल्य में विदेशी मुद्रा के संदर्भ में कमी आ जाती है। अगला मुद्रा के कार्य हैं, बच्चों वाला प्रश्न है। मुद्रा के प्राथमिक कार्य होते हैं, मुद्रा के गौण कार्य होते हैं, मुद्रा के प्राथमिक कार्य होते हैं, मुद्रा के आकस्मिक कार्य होते हैं। 3 तरीके का कार्य होता है, प्राथमिक कार्य, आकस्मिक कार्य और उसके बाद एक और कार्य कौन सा होता है, गौण कार्य। ठीक है, गौण कार्य। तो देखिए दोस्तों, मुद्रा के प्राथमिक कार्य क्या होता है कि आप विनिमय करते हैं, ठीक है, मुद्रा देते हैं, किसी वस्तु को लेते हैं, तो विनिमय मुद्रा का प्राथमिक कार्य हो गया। आकस्मिक कार्य क्या हो गया, साख अर्थात ऋण, आकस्मिक रूप से ही तो ऋण किसी से मांगते हैं, और गौण कार्य के अंतर्गत और जितने भी प्रकार के कार्य होते हैं उसको शामिल कर लिया जाएगा। तो क्या उत्तर आ रहा है कि ये विनिमय का माध्यम है, बिल्कुल ठीक है। मूल्य का मापक है, मूल्य का मापक मतलब 10 रुपए की नोट की वैल्यू अलग होती है, 100 रुपए की नोट की वैल्यू अलग होती है, ठीक है। मूल्य का संचय करता है, आप सेविंग कर सकते हैं, तो बिल्कुल ठीक है उपरोक्त सभी। अगला मौद्रिक गुणक अनुपात होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जो लोग भी अभी तक लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं ज्वाइन की है, ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, अर्थात कॉन्सेप्ट की क्लासेस करवाई जाती है। वहाँ से आप कॉन्सेप्ट को तैयार करते रहिए, वहाँ पे कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है।
आप कम से कम 40 मिनट से 1 घंटे रोज नोट्स को पढ़िए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दे करके देखिए कहाँ गलती हो रहा है, उसको सुधार करिए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, ताकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, उसको भी आप ठीक तरीके से कवर कर पाएँ। और करंट की भी आपकी क्लास करवाई जा रही है, सब कुछ कवर कराया जा रहा है। कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम की आपको दी जा रही है। इट मीन्स वर्तमान परीक्षा में आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ इन फ्यूचर में जब भी कोई नई वैकेंसी आएगी आपको ऑटोमेटिक बैच में ऐड कर दिया जाएगा, आपको अलग से फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। अगर जो आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो सिंपली आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है, या किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से कोर्स परचेज करिएगा तो मुझे कॉल जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि स्टोर पे जो बैच उपलब्ध है वहाँ से अगर जो आप परचेज करते हैं तो हमें एक अन्य बैच में भी आपको ऐड करना होता है, और वहीं पे ये सारे कंटेंट आपको सिस्टमेटिक वे से मिलते हैं। चलिए, मौद्रिक गुणक किसके बराबर होता है, तो m3/m0 के बराबर होता है। m3/m0, तो m3 इसमें क्या है और m0 क्या है, तो आप कहेंगे कि सर जी कितने सारे लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोलेंगे सबका उत्तर ठीक होगा, ये वालों का उत्तर ठीक नहीं होगा। ये कैसे सही होगा भाई, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा, ये m3 की बात है क्या, मुद्रा की मात्रा m3 होती है क्या। चलिए, आधार मुद्रा तो हमने मान लिया, कि m0 होता है। ठीक है, तो मुद्रा की मात्रा और बैंक कोष, थोड़ा आराम से करिए, बहुत सारी गलतियां आ रही हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या उत्तर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो प्रारक्षित मुद्रा अपान मुद्रा की पूर्ति होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रारक्षित मुद्रा क्या होता है, जो बैंक कोष होता है वही ना होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा कि ऑप्शन नंबर डी होगा, बताइए, कमेंट करके बताइए, ए होगा कि डी होगा, बताइए भाई, बहुत दिनों से बताया नहीं आपने। ठीक है, बहुत दिनों से बताया नहीं, कोई उत्तर चेंज कर रहा है। ठीक है, तो जो उत्तर नहीं चेंज कर रहा है वो ठीक है, कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा और मुद्रा का आधार, मुद्रा की मात्रा का अर्थ ये क्या कर रहा है, m3 को ही इंडिकेट कर रहा है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को, कुछ लोगों को कंफ्यूज कर रहा था, ताकि मैं देखूं कि कौन कितना स्टिक है अपनी बातों पे। ठीक है, ये बात मैंने एक बार नहीं अनेकों बार बताई है कि सर m3/m0 होता है ना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा। अगला, स्फीति के आधार पे मुद्रा स्फीति कितने प्रकार की होती है, अब सब कहेंगे ये सही है, फिर चेंज क्यों कर रहे थे, जब सब कह रहे हैं कि ये होगा तो चेंज क्यों कर रहे थे। चलिए, तो स्फीति के आधार पे तो देखिए, मुद्रा स्फीति 3 प्रकार की खास करके देखने को मिलती है। रेंगती हुई मुद्रा स्फीति, ये अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होती है। ठीक है, लाभदायक होती है। इसमें क्या होता है, थोड़ी बहुत महंगाई होती है, लेकिन एक अच्छी बात ये होती है कि अब लोगों को लगता है कि वो अमीर हो रहे हैं तो मांग भी बढ़ता है और पूर्ति भी बढ़ता है। ठीक है, तो रेंगती हुई मुद्रा स्फीति ये कितने % से होता है, ये 3% से लेकर के 5% के बीच में हो सकता है। फिर चलती हुई मुद्रा स्फीति, अब ये जो चलती हुई मुद्रा स्फीति है ना, वो सरकार को और आरबीआई को ये इंडिकेशन देती है कि अब आप क्या करिए कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करिए, या तो आप उत्पादन को बढ़ा करके नियंत्रित करिए, या तो आप मुद्रा की पूर्ति को कम करके नियंत्रित करिए। तो अब ये जो चलती स्थिति है ना, ये क्या होता है, ये होता है दोस्तों 10% से ज़्यादा। ठीक है, और जो दौड़ती हुई स्थिति होती है ये अर्थव्यवस्था के लिए सबसे खतरनाक होता है, और ये क्या होता है कि ये 33% से ज़्यादा होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर
डी बोल रहे हैं, उपरोक्त सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्र के मुद्रा चलन में कमी नहीं करेगा? इसमें से एक कौन सा ऐसा है जो राष्ट्र के मुद्रा के चलन में कमी नहीं लाएगा? अच्छी सी बात है। चलिए भाई, नरेश महतो जी, घनश्याम अनुरागी जी, तेज बहादुर जी, विनय जी, अभी चौधरी जी, पूनम कुमारी जी, पिंकी जी, विकास कुमार मिश्रा जी, सदानंद जी, रवि कुमार जी, पूनम कुमारी जी, अदित सिंह जी, अफजल हसन जी, अरुणिमा जी, ठीक है, रिमी उपाध्याय जी, अंकित खन्ना जी, रवि कुमार जी, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहा करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन की जरूरत होगी। सिलेक्शन 3 कारणों से मिलेगा। सिलेक्शन 3 कारणों से मिलेगा। ज्ञान होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए और कंसंट्रेशन होना चाहिए। ये 3 चीजें लिख लीजिए, पेपर देने जाइएगा उससे पहले, कि ज्ञान, सबसे पहले आपको ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद ज्ञान है तो थोड़ा धैर्य होना चाहिए कि धैर्य से सभी ऑप्शन को पढ़िए। अब अगर जो धैर्य से इस पूरे ऑप्शन को जो स्टूडेंट पढ़ेगा उससे ये गलती बिल्कुल नहीं होगी, और जो धैर्य से नहीं पढ़ेगा उसका जरूर गलत होगा, ठीक है। उसके बाद कंसंट्रेट होकर के पढ़िए कि क्या कह रहा है। तो ये क्या कह रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्र के मुद्रा के चलन में कमी लाएगा? मतलब राष्ट्र में जो मुद्रा की चलन है वो कमी कब आएगी? वो तभी आएगी ना जब विदेशी ब्याज दर में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तभी होगा। देखिए क्या कह रहा है, फिर ध्यान से पढ़िए। मैं इसीलिए कह रहा हूं आपसे कि कंसंट्रेट होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये नहीं शब्द का इस्तेमाल किया, नहीं का इस्तेमाल किया। तो देखिए, एक राष्ट्र के मुद्रा चलन में कमी नहीं करेगा तो भैया विदेशी ब्याज दरों में वृद्धि हो जाए। तो विदेशी ब्याज दरों में अगर जो वृद्धि हो जाएगा तो विदेश से कौन ऋण ले रहा है? विदेश से तो सरकार ऋण लेती है ना। तो इससे अर्थव्यवस्था के अंदर जो मुद्रा है उसके चलन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? मान लीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि भैया चलो ऐसा है कि हम रूस से 50,000 करोड़ का ऋण ले रहे हैं और 50 साल बाद लौटाएंगे, तो उससे हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था पे वर्तमान समय में तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना। पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। तो विदेशी ब्याज दरों में वृद्धि के कारण मुद्रा चलन में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अगला प्रश्न, तो डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मुद्रा पूर्ति की स्थिर विकास दर इंगित करती है। कहा जाता है ना कि मुद्रा की पूर्ति स्थिर है। क्या होगा भाई? क्या होगा बताइए। और लाइक और शेयर सभी लोग कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। बच्चों वाली बात है। मुद्रा की पूर्ति की स्थिर विकास दर मतलब मुद्रा की पूर्ति में ना ही कमी देखने को मिल रहा है ना ही वृद्धि देखने को मिल रहा है। जैसे पहले था वैसे अभी भी है। इसका मतलब क्या है कि मुद्रा की मात्रा स्थिर है, ठीक है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा क्या है? स्थिर है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या डी नहीं समझ में आया? क्या ये बात आपको डी समझ में नहीं आई? ये डी नहीं समझ में आया कि एक राष्ट्र के मुद्रा चलन में कमी नहीं करेगा? अरे भैया, तो मान लीजिए कि हमारे देश के राष्ट्रपति या हमारे देश के प्रधानमंत्री या कोई भी अगर जो विदेशों से ऋण की बात होती है तो विदेश में क्या होता है कि भैया वो अपने ब्याज को कम करे या ज़्यादा करे, उससे आम जनता को क्या लेना देना? जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बिखरी हुई है उससे उसका क्या लेना देना है ना। तो डी दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कि मुद्रावादियों के अनुसार एक व्यक्ति जो मुद्रा की मात्रा रखना चाहता है वह क्या करेगा भाई बताइए। ठीक है, एक राष्ट्र के निर्यात में वृद्धि है पहला ऑप्शन। तो जब भारत निर्यात करेगा तो भाई सरकार तो उत्पादन नहीं ना कर रही है, कोई उद्योग ही तो उत्पादित कर रहा है ना। को जो उत्पादन कर रहा है वो लाभ के लिए ही तो उत्पादन कर रहा है ना। अगर जो हम अपने निर्यात को बढ़ा देंगे विदेशी बाजार में तो हम अपने लाभ को ही तो अधिकतम कर रहे हैं ना। तो जब हमें लाभ मिलेगा तो उस लाभ को हम खर्च करेंगे कि नहीं अर्थव्यवस्था में।
तो निर्यात में वृद्धि से तो होना चाहिए ना सर। ठीक है, आगे। ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं कि मुद्रावादियों के अनुसार एक व्यक्ति जो मुद्रा की मात्रा रखना चाहता है वह। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, क्या बात सही है? चलिए देखते हैं। ठीक है, तो मुद्रावादियों के अनुसार एक व्यक्ति जो मुद्रा की मात्रा रखना चाहता है, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा सर, इन्होंने ये कहा था ना कि मुद्रावादियों ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था ना कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ाई जाएगी तो कीमत स्तर में 2 गुने की वृद्धि होगी और मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं बोल रहे सर? एक सेकेंड। तो कीमत स्तर व मुद्रा प्रसार की प्रत्याशित दर के साथ क्या हो जाती है दोस्तों, घट जाती है। तो मुद्रा, देखिए मुद्रावादियों के अनुसार एक व्यक्ति जो मुद्रा की मात्रा रखना पसंद करता है, जैसे मान लीजिए कि आपने आज से 10 साल पहले 10 लाख रुपया रखा था कहीं पे गाड़ करके, ठीक है, जैसे आपने कहीं पे अपने 10 लाख रुपए को रखा हुआ था उस समय। तो आज से 10 साल पहले क्या था कि 10 लाख रुपए की वैल्यू अलग थी। आज से 10 साल पहले 10 लाख रुपए मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता था। लेकिन अब क्या हो गया कि अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर बढ़ गया, तो जब कीमत स्तर बढ़ गया तो इस 10 लाख रुपए की वैल्यू घट गई है। यही तो पूछ रहा है ना कि कीमत स्तर व मुद्रा प्रसार की प्रत्याशित दर के साथ क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, अर्थात घट जाता है। तो डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा सर। अगला, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। ठीक है, हाँ अगला चलिए कि राजस्व नीति के मूलभूत टूल्स कौन कौन से हैं। राजस्व नीति के मूलभूत टूल्स कौन कौन से हैं? तो ये बच्चों वाली बात है। सरकार के राजस्व नीति की बात करें तो सरकार को राजस्व कहां से प्राप्त होता है सर? राजस्व नीति का मतलब क्या होता है? तो सरकार अपने राजस्व नीति के अंतर्गत सरकार अपने आय और व्यय का ब्यौरा देती है। ठीक है, सरकार क्या करती है, अपने आय और व्यय का ब्यौरा देती है। तो सरकार को आय प्राप्त होता है। आय सरकार कहाँ से प्राप्त करती है? तो ये कर के माध्यम से प्राप्त करती है या आंतरिक या बाह्य ऋण के माध्यम से प्राप्त करती है। और सरकार क्या करती है, व्यय करती है। राजकोषीय नीति के राजस्व नीति के अंतर्गत क्या करती है सरकार, अपने आय और व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है। तो सरकार आय कहाँ से प्राप्त करती है, कर के माध्यम से और ऋण के माध्यम से। व्यय कहाँ पे करती है, आधारभूत संरचनाओं को बेहतर करने के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य परिवहन बेहतर करने के लिए, लोगों का कल्याण बेहतर करने के लिए, सड़क बिजली ये सब सुदृढ़ करने के लिए। तो क्या उत्तर आ रहा है, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि जी व आई में परिवर्तन से, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी क्या है, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक व्यय। और आई इसमें क्या इंडिकेट कर रहा है, आई नहीं होना चाहिए, टी होना चाहिए ना सर, टी टैक्स होना चाहिए ना। जी आपका सार्वजनिक व्यय हो गया और टी क्या हो गया, टी आपका टैक्स हो गया, तो बी होना चाहिए ना सर। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, योग्य वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं। योग्य वस्तुएं क्या होती हैं, योग्य वस्तुएं क्या होती हैं? हाँ ठीक है ठीक है, टी होगा। सर जी गलत बता दिए। योग्य वस्तुएं क्या होती हैं? योग्य वस्तु का उदाहरण जैसे लाइब्रेरी हो गया। क्या हो गया, लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय, पुस्तकालय। ठीक है, पुस्तकालय क्या है, ये योग्य वस्तु का उदाहरण है। तो जब पुस्तकालय जा करके वही लोग पुस्तक का प्रयोग कर पाएंगे जो पुस्तक को पढ़ने की योग्यता रखते हो। सभी लोग तो योग्य होंगे नहीं पुस्तक पढ़ने के। ठीक है, तो योग्य वस्तुओं का उदाहरण क्या है, सार्वजनिक पुस्तकालय। ठीक है, और योग्य वस्तुएं वे वस्तुएं हैं
केवल कुछ गिने चुने लोग ही जिसका उपभोग कर सकते हैं। ठीक है, गिने चुने लोग ही, अर्थात जो लोग शिक्षित होंगे, जो लोग पढ़ना चाहते होंगे, वही लोग तो इसका उपभोग कर पाएंगे। जो लोग शिक्षित हैं या जो पढ़ना जानते हैं वही तो लाइब्रेरी का या पुस्तकालय का उपभोग कर पाएंगे या उसका प्रयोग कर पाएंगे। तो योग्य वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो केवल कुछ गिने चुने लोग ही उपभोग कर पाते हैं। अगला, ठीक है। अब जो लोग ए बोल रहे हैं ना, ये सार्वजनिक वस्तु है। ये जो प्रॉपर्टी दिया गया है ये सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण दिया गया है। ठीक है, सार्वजनिक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसपे समाज के सभी वर्गों का समान रूप से अधिकार होता है। लेकिन पुस्तकालय जो होता है, जो लाइब्रेरी होती है, ये सार्वजनिक वस्तु नहीं होती। ये क्या होती है, यहाँ ये योग्य वस्तुओं का उदाहरण ये हमें प्रस्तुत करती है। अब जो सरकारी पुस्तकालय है वो बिल्कुल वो सार्वजनिक वस्तु है। जो सरकारी पुस्तकालय है वो सार्वजनिक वस्तु है, लेकिन पुस्तकालय का प्रयोग वही कर पाएगा जो पुस्तकालय में जाकर के पुस्तकों को पढ़ने की योग्यता रखता हो। अगला, विकासशील राष्ट्र मुख्य रूप से किस कमी से त्रस्त हैं? किस कमी से त्रस्त हैं भैया हम लोग? भारत किस कमी से त्रस्त है? ये तो बच्चों वाला प्रश्न है। कोई ऐसा है जो नहीं बता पाएगा? बच्चों वाला प्रश्न है। तो हम लोग इसीलिए तो त्रस्त हैं क्योंकि हम लोग के पास पूंजी नहीं है। रैगनर साहब कह गए, ड्यूजनबरी साहब कह गए कि देखिए भारत जो है, भारत के संदर्भ में वो बात नहीं करते हैं, लेकिन वो विकासशील देशों के संदर्भ में बात करते हैं और कहते हैं कि विकासशील देशों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके पास पूंजी का अभाव है। जब उनके पास पैसा है ही नहीं, उनकी जब आय कम है, तो जब आय कम होगी तो निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो उत्पादन कम होगा, जब उत्पादन कम होगा तो लाभ कम होगा, लाभ कम होगा तो आय कम होगा। ठीक है, मतलब यहाँ भी आय कम था, यहाँ भी आय कम है। अब इसको इन्होंने मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष के माध्यम से, मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष के माध्यम से बहुत ही सविस्तार से बताया था। और ये बात मैंने एप्लीकेशन पे दोस्तों आप लोगों को पढ़ा दी है। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो जा करके रिकॉर्डेड क्लास में देख लीजिएगा। कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास चल रही है, जहां इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति, एक स्ट्रेटजी के तहत इकोनॉमिक्स के सभी कंटेंट दिए जा रहे हैं ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप अपनी तैयारी कर सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। दोस्तों आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का अलग बैच देखने को मिलेगा, बिहार टीजीटी पीजीटी का अलग बैच देखने को मिलेगा, जिसमें बीपीएससी 4.0 के लिए नया बैच देखने को मिल जाएगा, यूजीसी नेट के लिए और मध्य प्रदेश में सेट के लिए आपको नया बैच देखने को मिल जाएगा, झारखंड में टीजीटी पीजीटी के लिए आपको बैच देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में सेट और टेट के लिए आपको बैच देखने को मिलेगा, उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए और एलटी के लिए नया बैच आपको देखने को मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर और अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षाएं होती हैं उसके लिए अलग अलग बैच देखने को मिल जाएगा। और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सभी कॉन्सेप्ट सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। इसकी लाइव क्लास होती है। इनकेस लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। कंप्लीट आपको नोट्स दिया जा रहा है, आप कम से कम 40 मिनट से 1 घंटे रोज नोट्स को पढ़िए। उसके अतिरिक्त टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, सप्ताह में 1-2 टेस्ट दीजिए, देखिए कहाँ पे गलती हो रही है, जहाँ पे गलती हो रही है उसके कॉन्सेप्ट को पढ़िए, फिर अगला टेस्ट दीजिए। तो जो गलती आपने पहले दोहराई थी वो दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लास आपकी करवाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो है कि कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है, इनसे एक बार एडमिशन लेते हैं तो वर्तमान में तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ इन फ्यूचर में जब भी कोई नई वैकेंसी आएगी और उसके लिए जब भी कोई नया बैच प्रारंभ होगा आपको ऑटोमेटिक बैच में ऐड कर दिया जाएगा। अलग से आपको फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो सिंपली एडमिशन लेने के लिए आपको अपनी फीस इस नंबर पर सबमिट करनी होगी। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से अपनी फीस आप सबमिट करेंगे इस नंबर पे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आज बहुत लंबी क्लास हो गई, आज बहुत लंबी क्लास हो गई है कि नहीं है? तो चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अगर जो क्लास लंबी हो गई तो ये आपको क्या करेगा, फायदा ही देगा।
सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं कल एप्लीकेशन पे, और फिर मिलते हैं कहाँ पे? कल शाम को यूट्यूब पे। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।